के रंगमंचीय जुड़ाव से, अर्थात किसी भी नाटक के मंचन को या उसके स्टेज पर उतरने को ही रंगमंचीयता कहते हैं या उसे ही अभिनीयता कहते हैं। बात समझने लायक है कि कोई भी नाटक, यदि दोस्तों फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। इसकी रचना 1954 में हुई। मतलब यहां से आप दो बातें सीख सकते हैं। पहली बात कि प्रेमचंद जी 1936 तक लिख रहे थे और यह उपन्यास 1954 का है। इसका अर्थ यह हुआ कि मैला आंचल प्रेमचंदोत्तर उपन्यास है और प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में भी आंचलिक यथार्थवादी उपन्यास है। यथार्थ का क्या अर्थ होता है? जो बिना किसी लाग लपेट के हर सच्चाई को, अच्छाई को, बुराई को, कमी को, गुण को, दोष को, अपनी न्यूनताओं को, सीमाओं को, शक्तियों को जो उद्घाटित करे, उस दृष्टिकोण को यथार्थवादी दृष्टिकोण कहते हैं। मैला आंचल की भूमिका में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा कि यह है मैला आंचल। भूमिका में देखिए क्या लिखा था, यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। इसमें फूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, सुगंध भी है, कीचड़ भी है, कांटे भी हैं। मैं किसी से दामन बचाकर नहीं आया। रेणु जी ने धूल, फूल, गुलाब, सुगंध, कीचड़ इन सबको उठाने की कोशिश की है। इसलिए डॉक्टर नेमीचंद्र जैन ने लिखा कि रेणु जी की निर्लिप्त दृष्टि, निर्लिप्त यानी जो किसी का पक्ष न ले, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, रेणु जी की निर्लिप्त दृष्टि आंचलिक जीवन की सभी सच्चाइयों को, सभी यथार्थ को बिना किसी लाग लपेट के उद्घाटित करती है। इसलिए दो बातें, पहली बात कि मैला आंचल प्रेमचंदोत्तर उपन्यास है, दूसरी बात कि प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में भी यथार्थवादी उपन्यास है। इसे आंचलिक यथार्थवादी उपन्यास कहा गया। दोस्तों यदि आपने ये दो बातें सीख ली तो आइए अब तीसरी बात पर है, आंचलिकता का क्या अर्थ। आंचलिकता को समझने के लिए डॉक्टर नेमीचंद्र जैन और डॉक्टर देवराज उपाध्याय इन दो आलोचकों की बातों को जानने की आवश्यकता है। डॉक्टर नेमीचंद्र जैन ने लिखा कि आंचलिक कथाकार, कैसा कथाकार? आंचलिक कथाकार शहरी एक रस्ता और आत्माभिमुखता से, शहरी एक रास्ता तथा आत्माभिमुखता से ऊब कर आंचलिक जीवन में विविधता और रागमयता की तलाश में जिस कथा की ओर अग्रसर हुआ, इसी से साहित्य में आंचलिकता की उत्पत्ति हुई। ध्यान से सुनिएगा। आंचलिक कथाकार शहरी एक रास्ता, मोनोटोनस शहरी जीवन, उबाऊ शहरी जीवन, आत्माभिमुखता, सेल्फ सेंटर्ड, व्यक्तिवादी जीवन, आत्मकेंद्रित, अपने में सिमटा हुआ जीवन, बाहरी समाज से कटा हुआ जीवन, इस उबाऊ जीवन की एक रास्ता, मोनोटोनस यानी ऐसा कहें नीरस जीवन से ऊब कर आंचलिक जीवन की विविधता और रागमयता। आंचलिक परिवेश में दोस्तों एक रास्ता नहीं बल्कि विविधता व्याप्त होती है। नहाने से लेकर खाने तक, सोने से लेकर जगने तक सभी क्षेत्रों में विविधता। व्यक्ति एक जगह नहीं सोता, कभी छत पर तो कभी आंगन में तो कभी अमराइयों में, कभी खेत में, कभी मचान पर। विविधमयी जीवन और रागमयता। लोग सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते अंचल विशेष के, एक दूसरे से उनका ताना बाना जुड़ा होता है, एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। समूह जीवन को जिया जाता है आंचलिक परिवेश में। तो नेमीचंद्र जैन जी ने लिखा कि आंचलिक कथाकार शहरी एक रास्ता और आत्माभिमुखता से ऊब कर आंचलिक परिवेश या आंचलिक क्षेत्र की विविधता और रागमयता की ओर मुखर हुआ। इसी से कथा साहित्य में आंचलिकता की उत्पत्ति हुई। दोस्तों डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने लिखा कि आंचलिकता न केवल कथा शिल्प को बदल देती है, आंचलिकता न केवल नायक नायिका की संकल्पना को बदल देती है, बल्कि आंचलिकता वह दृष्टि है जो अंचल विशेष की कमियों, अच्छाइयों, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की लोक परंपराओं, वहाँ की मान्यताओं, वहाँ के अंधविश्वास, वहाँ की रूढ़ियों और यहाँ तक कि वहाँ के लोक संगीत और लोक बोली को भी पूरी यथार्थ के साथ उद्घाटित करती है। अर्थात किसी अंचल विशेष के जीवन को बिना छिपाए कमियों, अच्छाइयों, बुराइयों, गुण, दोष इन सबके साथ उद्घाटित करना ही आंचलिकता है। दोस्तों तो बात उत्पन्न होती है कि भाई ये नायक नायिका की संकल्पना कैसे बदल देती है आंचलिकता। जाहिर सी बात है कि देवराज उपाध्याय ने फिर लिखा कि आंचलिक उपन्यासों में नायक के तौर पर कोई व्यक्ति चरित्र नहीं होता, बल्कि असंख्य छोटी छोटी छवियां मिलकर एक विराट छवि को जन्म देती हैं और वह विराट छवि कोई और नहीं बल्कि अंचल होता है। अर्थात आंचलिक उपन्यासों में देखा जाए तो नायक कोई व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण अंचल ही नायक बन के आता है। इसलिए मैला अंचल में नायक मेरीगंज है, या यूं कहें कि उस मिथिला अंचल का पूर्णिया क्षेत्र है। और तभी रेणु जी ने लिखा
यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। इसमें फूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, सुगंध भी है, कीचड़ भी है। मैं किसी से अपना दामन बचाकर नहीं आया। जाहिर सी बात है कि स्वतंत्रता के पश्चात आंचलिकता का अर्थ लिया गया कि राष्ट्र या देश अलग अलग अंचलों का समूह या समाहार है। समझिएगा, आपके निबंध में भी काम देने वाली चीज है। देश या राष्ट्र को हमने अलग अलग आंचलिक इकाइयों का समूह या समाहार माना, तो सभी अंचलों में, चाहे आप पूर्वांचल जाएं, मिथिलांचल जाएं, वनांचल जाएं, मरु अंचल जाएं, आप देखेंगे सभी अंचलों की अपनी विशेष पहचान होती है। यही विविधता है, और इस विविधता के समाहार को ही विविधता में एकता कहते हैं। तो स्वाधीनता के पश्चात सांस्कृतिक अलग अलग इकाइयों को ही अंचल नाम दिया गया। इन्हीं अंचलों के यथार्थपरक चित्रण से साहित्य जगत में आंचलिकता का जन्म हुआ। 1954 में फणीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल लिखते हैं, किंतु उनके पहले और उनके बाद भी कई आंचलिक कथाकार उत्पन्न हुए। यहाँ तक कितनी बात समझ में आई? तो इसको देखिए, क्लिक कीजिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह माना गया कि आंचलिक उपन्यासों की परंपरा अत्यंत लंबी रही है, सुदीर्घ रही है। बंगला से यह परंपरा चली और हिंदी में इसे हूबहू अपनाया गया। हिंदी में भी शिवपूजन सहाय जैसे आंचलिक उपन्यासकार देखे गए, और फिर नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, पंडित रामदरस मिश्र, डॉक्टर राही मासूम रजा और श्रीलाल शुक्ल तक यह परंपरा चलती आई। इसलिए माना गया कि आंचलिक उपन्यासों की परंपरा विकसित हुई या लंबी रही है। बंगला में सतीनाथ भादुड़ी आंचलिक उपन्यासों के जन्मदाता माने गए, और फिर हिंदी में देखें तो डॉक्टर शिवपूजन सहाय, इन्होंने देहाती दुनिया लिखकर आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत की। इनसे आगे देखा जाए तो बाबा नागार्जुन, जिन्होंने बलचनमा, बाबा बटेश्वरनाथ, नाम सुना होगा आपने, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक जैसे कई आंचलिक उपन्यास लिखे। और फिर पंडित रामदरस मिश्र ने जल टूटता हुआ, पानी के प्राचीर, सूखता हुआ तालाब जैसे आंचलिक उपन्यासों को लिखा। डॉक्टर राही मासूम रजा, इन्होंने भी आधा गांव जैसे आंचलिक उपन्यास को लिखा। इसी परंपरा में टोपी शुक्ल भी है। और तब श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी जैसे आंचलिक उपन्यास को लिखे। इन आंचलिक उपन्यासकारों में सबसे चर्चित, सबसे प्रतिष्ठित, या यूं कहें कि साहित्य जगत को नए प्रतिमानों से, आंचलिक प्रतिमानों से जोड़ने वाले यदि कोई उपन्यासकार हुए तो फणीश्वरनाथ रेणु जी। फणीश्वरनाथ जी ने दो चर्चित उपन्यास लिखे आंचलिक शैली के, जिसमें एक पढ़ रहे हैं हम लोग मैला आंचल, और दूसरा परती परी कथा। ये जितने भी आंचलिक उपन्यास रहे, ये सभी अपने अंचल विशेष की कमियों, अच्छाइयों, वहां के जीवन को संपूर्णता में उद्घाटित करने वाले निकले। वहां की गरीबी, वहां की अशिक्षा, वहां का अंधविश्वास, वहां की जातिगत परंपराएं, वहां राजनीति से जुड़ी हुई मान्यताएं, धर्म और धर्म से जुड़ा हुआ विश्वास, कामकुंठा, संगीतात्मकता और वहां की आंचलिक बोली। यह माना गया कि किसी भी आंचलिक उपन्यास की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों, ये दूसरी बात कि आंचलिक उपन्यासों की एक परंपरा रही है। संस्कृत से यह परंपरा शुरू हुई। बंगला में सतीनाथ भादुड़ी ने धोड़ाई चरितमानस को लिखा। हिंदी में शिवपूजन सहाय से परंपरा चली और फिर आगे बढ़ती गई। फणीश्वरनाथ रेणु इसी परंपरा के सबसे सशक्त आंचलिक उपन्यासकार थे। दोस्तों, यह माना गया कि आंचलिक उपन्यासों की अपनी कुछ विशेषताएं रही हैं। यदि उन विशेषताओं की बात करें तो आंचलिक उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता है कि आंचलिक उपन्यासों में अंचल ही नायक के रूप में उभरता है, व्यक्ति चरित्र नहीं। असंख्य छोटी छोटी छवियां मिलकर विराट छवि का रूप लेती हैं, और वो विराट छवि कोई और नहीं बल्कि अंचल है। तो आंचलिक उपन्यासों की जो विशेषताएं रही हैं, उनमें पहली विशेषता कि अंचल ही नायक का रूप लेता है। दूसरी विशेषता, आंचलिक जीवन या आंचलिक उपन्यासों में आर्थिक सामाजिक विषमता। तीसरी विशेषता की बात करें तो आंचलिक जीवन से जुड़े हुए उपन्यासों में अशिक्षा और अंधविश्वास का व्याप्त होना। चौथी विशेषता की बात करें दोस्तों तो आंचलिक उपन्यासों में जातिगत संकीर्णताओं और मान्यताओं का व्याप्त होना, दलगत राजनीति का व्याप्त होना, धार्मिक पाखंड और धार्मिक मान्यताओं का व्याप्त होना।
यदि और कुछ विशेषता देखें तो आंचलिक जीवन में कामकुंठा, आंचलिक जीवन में संगीतात्मकता, और यदि एक अंतिम विशेषता की बात करें तो आंचलिक उपन्यासों की अपनी आंचलिक भाषा या आंचलिक बोली का होना। दोस्तों, मैला आंचल पर उत्तर लिखना सबसे मुश्किल माना जाता है, लेकिन इस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं याद रखिए उनकी सीमा होती है, उनके जो एरियाज हैं वो बड़े सीमित हैं। तो इस जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आंचलिकता की परिभाषा देते हुए, सुनिएगा ध्यान से, आंचलिकता क्या है इसकी परिभाषा देते हुए आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में मैला आंचल का स्थान निर्धारित करें तथा आंचलिक उपन्यासों की विशेषताओं के आधार पर मैला आंचल की चर्चा करें। अब आप देखेंगे कई बार जो प्रश्न पूछे गए, कभी राजनीति से जोड़ करके प्रश्न आया, कभी गांधीवाद बनाम भटका हुआ गांधीवाद या गांधी के आदर्श, राजनीति में गांधी का मुखौटा धर्मी चरित्र किस प्रकार गांधी के आदर्शों के साथ खिलवाड़ किया गया, किस प्रकार आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद यानी गांधी की हत्या के बाद ही गांधी के आदर्शों के साथ खिलवाड़ हुआ। कई प्रकार के मुद्दे पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रश्न यही है, आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में मैला आंचल तथा आंचलिकता की विशेषताओं या आंचलिकता के तत्वों के आधार पर मैला आंचल। देखते जाइए, यही विशेषताएं हैं। दोस्तों, मैला आंचल की बात करें तो मैला आंचल में देखेंगे आप कालीचरण भी है, डॉक्टर प्रशांत भी है, बालदेव भी है, बावन दास भी है और तहसीलदार विश्वनाथ मलिक भी है। उधर आप देखेंगे तो चलितर कर्मकार भी है। गौर कीजिएगा तो कोई भी मुख्य नायक प्रतीत नहीं होता। ऐसा लगता है कि ये सब मिलकर के मेरीगंज अंचल को ही उद्घाटित कर रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं अंचल की ही इकाइयों के रूप में सिमटे हुए हैं। इसलिए मैला आंचल में कोई व्यक्ति चरित्र नायक नहीं, मेरीगंज ही नायक है, यानी अंचल पूर्णिया का मेरीगंज ही नायक के रूप में नायकत्व की भूमिका पाता है। आर्थिक सामाजिक विषमता की बात करें मैला आंचल में तो मैला आंचल के आरंभ में ही इस बात की चर्चा आपको मिलेगी कि यह है मैला आंचल, यानी भूमिका में कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया की कथा मेरीगंज से जुड़ी हुई है और यह मेरीगंज नाम नीलहे अंग्रेजों के अत्याचारों की याद दिलाता है। गांव का जो भी पुराना नाम लेता था उसे मार्टिन नाम का नीलहा अंग्रेज कोड़ों की सजा देता था। जो अंग्रेजी काल में शोषण व्याप्त था, यानी अंग्रेजों ने गांव के नाम को बदल करके, ये मार्टिन अंग्रेज है, नीलहा अंग्रेज है, नील की खेती जबरदस्ती कराने वाला अंग्रेज, उसने अपनी रानी मेरी के नाम पर मैला आंचल के इस गांव मेरीगंज का नामकरण किया है। जो भी गांव का सदस्य पुराना नाम लेता उसे कोड़े मरवाता था। जाहिर सी बात है कि अब अंग्रेजों का अत्याचार खत्म हो गया है, अंग्रेजी शोषण खत्म हो गया है। शोषण खत्म हुआ लेकिन शोषण का स्वरूप खत्म हुआ, शोषण नहीं खत्म हुआ। शोषण तो अब भी जारी है बदस्तूर। कैसे? अंग्रेज चले गए किंतु मेरीगंज का शोषण अब भी बरकरार है। अंग्रेजों की जगह तहसीलदार है विश्वनाथ मलिक, जिसके हाथ में गांव की लगभग सभी जमीनें केंद्रित हैं, या यूं कहें कि उसने हड़प रखा है। विषमता कुछ इस प्रकार की है कि गांव में मात्र 3 ही लोगों के हाथ में जमीनें केंद्रित हैं। एक विश्वनाथ मलिक तहसीलदार जिसके पास लगभग 1000 बीघे खेत, दूसरे खिलावन राम यादव और तीसरे कृपाल सिंह, राम कृपाल सिंह। किसी के पास 300 बीघे तो किसी के पास 150 बीघे। बाकी गांव के लोग या तो बंधुआ मजदूर हैं या भूमिहीन किसान हैं। और इसी मेरीगंज गांव में संथालों का एक टोला भी है जो पूरी तरह उपेक्षित है, जिन्होंने हजारों बीघे बंजर जमीन को, जंगली जमीन को अपनी मेहनत से कृषि युक्त बनाया, किंतु ये संथाल स्वयं उपेक्षित है। गांव वालों की नजर इनकी बहु बेटियों पर है। आजादी मिलते ही गांव के सदस्य कहते हैं, क्या बच्ची, क्या बूढ़ी, क्या जवान, आजादी मिली है, सब चलेगी। समझ सकते हैं कि शोषण, यातना आज भी जारी है। चाहे अंग्रेज चले गए हों फिर भी शोषण की परंपरा खत्म नहीं हुई, आर्थिक सामाजिक विषमता खत्म नहीं हुई। मैला आंचल इस तत्व के आधार पर भी पूरी तरह सटीक उपन्यास है। दोस्तों, पूरा गांव मेरीगंज गांव जातिगत टोलों में विभाजित है। कोई छत्री टोली है, कहीं कहीं राजपूत टोली है, तो कहीं कायथ टोली है। 12 वर्ण के लोग हैं और टोलों का नाम भी जातिगत है। इन टोलों के बीच मनमुटाव है। उपन्यासकार रेणु जी ने आरंभ में ही लिखा कि राजपूत टोली और यादव टोली के बीच आए दिन लाठियां खींच जाती हैं। जनेऊ लेने के बाद भी यादवों ने जनेऊ को धारण किया, जनेऊ लेने के बाद भी यादवों को राजपूतों ने क्षत्रिय का दर्जा नहीं दिया, और इसी बात को लेकर के आए दिन लाठियां खींचती रहती हैं। जाहिर सी बात है कि अलग अलग जातिगत टोलों पर अलग अलग राजनीतिक दलों का भी प्रभाव है। कोई समाजवादी है, कोई कांग्रेसी है, तो कोई संघी है। दोस्तों, मेरीगंज गांव में अशिक्षा का आलम यह है कि मात्र 10 लोग पढ़े लिखे। पढ़े लिखे होने का अर्थ दस्तखत या अंगूठा लगाने से लेकर के तहसीलदारी की पढ़ाई तक। उपन्यासकार ने लिखा है सिर्फ 2 लोग किसी तरीके से मैट्रिक पढ़े हुए हैं। डॉक्टर प्रशांत, जो मलेरिया पर अनुसंधान करने मेरीगंज आया हुआ है, वह शहर में अपनी महिला मित्र को एक चिट्ठी लिखता है कि गांव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं। सीधे साधे का अर्थ अनपढ़, मूर्ख और एक प्रकार से जड़ बुद्धि से है। बाकी सांसारिक बुद्धि में ये बड़े कुशल हैं। सांसारिक बुद्धि जैसा गोदान में लिखा था प्रेमचंद ने कि किसान गिरह का पक्का होता है या गिरह का पक्का स्वार्थी होता है। दोस्तों, अंधविश्वास का आलम यह है मैला आंचल के गांव मेरीगंज में कि भूत प्रेत चुड़ैलों की अलग अलग प्रजातियों की चर्चा है। 3 प्रकार के भूतों की चर्चा गांव वाले करते हैं। एक भैंस की पूंछ के पीछे चलने वाला और खैनी तंबाकू मांगने वाला भूत, एक डाल पर उल्टा लटकने वाला और चींटी काटने वाला भूत,
इधर भूत की एक नई प्रजाति ने भी जन्म लिया है। गांव का एक सदस्य, इस उपन्यास का एक पात्र ज्योतिषी काका इस बात का प्रचार करता है कि डॉक्टर प्रशांत ने जिस बंदर को जैक्सन दिया, जैक्सन यानी इंजेक्शन, वह केंकियाते मर गया और अब उसी का भूत बंदर का भूत बंदर भूता के रूप में चारों ओर भटक रहा है। गांव वालों की अलग अलग धारणाएं। किसी को लगता है कि कमला नदी बर्तन देती है। तहसीलदार ने अपनी बेटी का नाम कमला नदी के नाम पर ही कमली रखा है। उसे लगता है कि मेरी बेटी कमला नदी की देन है और उसी के कारण घर में लक्ष्मी विराजमान है, इसलिए वह अंधविश्वास में आकर अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि बेटी का ब्याह कर दिया तो उसके जाते ही घर की लक्ष्मी निकल जाएगी, रूठ जाएगी। इसीलिए वह अपने लोगों से यह दुष्प्रचार कराता है कि कमली की शादी कई जगह मैंने तय करने की कोशिश की, जहां जहां शादी तय की विवाह से पहले ही लड़का गुजर गया, डर के मारे कोई शादी नहीं करता। दोस्तों, गांव वालों में डायन और चुड़ैलों के प्रति भी अंधविश्वास व्याप्त है। कई प्रकार की धारणाएं हैं। मेरीगंज में रानी मेरी के नाम पर जो कोठी है, अब वह कोठी तो नहीं है, उसका खंडहर है। उस खंडहर के प्रति गांव के लोगों में यह अंधविश्वास व्याप्त है कि उसमें रानी मेरी यानी अंग्रेज मार्टिन की पत्नी मेरी की चुड़ैल, सफेद चुड़ैल भटकती रहती है। जो भी ईंट चुराने जाता है उसे वह सांप के सफेद कोड़े से मारती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, गांव भर की महिलाओं में भी यह भय व्याप्त है कि एक बूढ़ी महिला, पार्वती की माँ या गणेशी की नानी चुड़ैल है जो कई बच्चों को खा गई है। यह अंधविश्वास का आलम है। अशिक्षा कुछ इस कदर व्याप्त है कि रेडियो को भी गांव वाले कौतुक के विषय से देखते हैं। उन्हें लगता है यह कोई रहस्यमय वस्तु है। एक सदस्य बालदेव कहता है, देखिए यह रेड्डी नहीं रेड्डा है, रेड्डा। इसके तार में ठेस लगते ही बोलेगा बेवकूफ, इसके सामने बैठते ही पूछेगा क्या आज आपने मुंह नहीं धोया। देखिए इस पर सब कुछ आएगा, पटसन का भाव, कलकत्ता मुंबई का गाना और महात्मा यानी महात्मा गांधी का खबर, इस पर सब कुछ आएगा। जाहिर सी बात है कि जिस गांव के लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारियों को भी नहीं पहचान पाते, उन्हें मिलिट्री वाला समझते हैं और बालदेव को बांध करके प्रस्तुत करते हैं कि सरकार, यह सुराजी बालदेव है जो जय हिंद बोलता है और खद्दड़ पहनता है, जय हिंद बोलता है और खद्दड़ पहनता है। अशिक्षा और अंधविश्वास महिला आंचल के या किसी भी आंचलिक उपन्यासों की एक अपनी पहचान है। इस विशेषता के स्तर पर भी महिला आंचल पूरी तरह सटीक और खरा उतरने वाला उपन्यास है। दोस्तों, दलगत राजनीति तो है ही। यादव टोली के लोग समाजवादी दल से जुड़े हैं या कांग्रेसी दल से जुड़े हैं। इधर संघियों का दल भी जोर पकड़ता जा रहा है। कालीचरण जैसे लोग समाजवादी हैं, किंतु उपन्यासकार ने महिला आंचल के माध्यम से राजनीति के दो स्पष्ट मोड़ों की पहचान करने की कोशिश की है। बालदेव और बावन दास महिला आंचल उपन्यास के दो चरित्र हैं। बालदेव गांधीवाद को भ्रष्ट करने वाला चरित्र है, जबकि बावन दास गांधीवादी आदर्शों का जीता जागता पुतला है। उपन्यासकार रेणु जी ने यह संकेत दिया कि जब भी कोई आदर्शवाद का रूप ले लेता है तो वह समाज के लिए संरचनात्मक न होकर विध्वंसात्मक हो जाता है। गांधी के आदर्शों के साथ भी कुछ ऐसा ही खिलवाड़ किया गया। गांधी के नाम पर इस देश को छलने वाले नेताओं की कमी नहीं रही। बालदेव ऐसे ही गांधीवादियों का परिचायक है। जिस प्रकार कांग्रेस में भ्रष्टाचार बढ़ता गया और स्वयं गांधी कांग्रेस से अलग थलग हो गए थे, उसी प्रकार बावन दास एक पात्र है जो महज 1.5 हाथ का है। उपन्यासकार ने लिखा, यह कोई दैवीय विकृति है या पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई भूल है। छोटा सा बौना बावन दास, किंतु वह गांधीवादी आदर्शों के साथ मजाक नहीं होने देता। वह गांधीवादी आदर्शों को जीवंत बनाए रखता है, व्यक्तिगत जीवन में अपनाता है, गांधी की तरह व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करता है। वहीं दूसरी तरफ बालदेव गांधी के आदर्शों को बिना समझे, उनके आमरण अनशन की व्यवहारिकता को बिना समझे, वह जहां मन वहीं बैठ जाता है अनशन पर। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते कहते हैं, जब देखो तब अंट संट करता है। यह बालदेव काम कुंठा से ग्रसित है। राशनिंग के काम में भी वह पुर्जी बांटने में बेईमानी करता है, चीनी, कोटे का कागज, कपड़ा आदि बांटने में भी वह बेईमानी करता है। इतना ही नहीं, यह बालदेव मानवता को भी समझ नहीं पाता है और अहिंसा के मानवीय सरोकारों को भी नहीं समझ पाता है। मेरीगंज गांव में एक मठ है, कबीर मठ। जाहिर सी बात है वहां बीजक के पद गाए जाते हैं। कबीर मठ में कबीर की रचना है, बीजक, साखी, सबद, रमैनी, तीनों का संकलन। इस मठ पर लक्ष्मी कोठारिन है और लक्ष्मी कोठारिन पर जब नागा साधु अत्याचार करते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं, गालियां बकते हैं, यहाँ तक कि उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं, तो इस बात का विरोध कालीचरण करता है। किंतु कालीचरण के इस मानवीय कार्य को बालदेव जैसा ना समझ गांधीवादी या गांधीवादी आदर्शों के साथ खिलवाड़ करने वाला बालदेव कालीचरण के विरोध में ही अनशन पर बैठ जाता है। वह कहता है कि हिंसावाद नहीं चलेगा, यानी हिंसा नहीं चलेगी। वह बात बात पर गांधी महात्मा की जय कहता है, भारत माता की जय यानी भारत माता की जय, गांधी महात्मा की जय। महिला आंचल आंचलिक उपन्यास है, इसकी भाषा आंचलिक बोली है, इसलिए इसके जो शब्द भी हैं वो भी आंचलिकता में पिरोए हुए हैं। इसलिए डॉक्टर यहाँ डाकघर है, ज्योतिषी ज्योतिषी है और वाइस चेयरमैन भैंस चरमन बाबू हैं। समझ सकते हैं, इंजेक्शन जैक्सन है, गांधी महात्मा गंधी महात्मा है और इनकलाब जिंदाबाद इनकिलास जिंदाबाद है। ऐसे शब्दों का प्रयोग है। दोस्तों, धार्मिक पाखंडों को लेकर फणीश्वरनाथ रेणु जी ने उपहास किया है या कटाक्ष किया है कि अब महंती सेवा, त्याग और तपस्या का नाम नहीं है, बल्कि व्यभिचार, पाखंड और अंधविश्वास का नाम है, कामकुंठा का नाम है। मेरीगंज गांव का कबीर मठ व्यभिचार से लिप्त है। यहाँ का बूढ़ा महंत सेवादास, जो अपने दोस्त की बेटी जो अंश किशोरी है, बाल्यावस्था में ही उसके पिता के मरने के पश्चात मठ पर लाता है, किंतु उसे हवस का शिकार बनाता है। गांव वाले सदस्य कहते हैं कुछ पात्र कि बहुत छोटी थी तब से रात में बिलख बिलख कर रोती है लक्ष्मी कोठारी। बूढ़ा महंत घोर
कामांधता की दशा में ही मरता है। वह नेत्रहीन है किंतु उसकी कामेंद्रियां प्रबल हैं। उसके मरने के पश्चात उसका चेला रामदास महंती के आसन पर बैठता है, चादर टीका लेता है। यह रामदास कितना योग्य है यह आपके लिए जान लेना आवश्यक है। रामदास चिलम भरने में कुशल है और खंजड़ी बजाने में माहिर है। रामदास भी अपने गुरु की तरह, यानी उसकी महंती योग्यता सिर्फ इतनी है, उसमें ना तो त्याग है, ना तपोबल है, ना वह शास्त्र मर्मज्ञ है, ना वह ज्ञानी है, वह तो काम कुंठित है, व्यभिचारी है, ईर्ष्यालु है। बूढ़े महंत की तरह जिस प्रकार बूढ़े महंत सेवादास ने लक्ष्मी कोठारिन को रखेलिन बना के रखा था, उसी प्रकार उनका चेला रामदास भी मठ पर गांव की एक महिला को रखेलिन बना करके लाता है। फुलिया की बहन राम पीरितिया को मठ पर लेकर के आता है। समझा जा सकता है कि जहां धार्मिक मान्यताओं में पाखंड घुस जाए, व्यभिचार घुस जाए, और एक आंचलिक उपन्यासकार के तौर पर रेणु जी ने इस धूल, इस कीचड़, इस बदबू को भी उठाने की कोशिश की। इसीलिए लिखा नेमीचंद्र जैन ने कि रेणु जी की निर्लिप्त दृष्टि किसी भी तथ्य को बिना किसी भेदभाव के उद्घाटित करती है। दोस्तों, गांव के छोटे बड़े सभी सदस्य, आप देखें तो कथा बताती है कि जो सवर्ण टोले के लोग हैं वह आए दिन ततमा टोली, अलग अलग जातियों के आधार पर टोलियों का नामकरण है, गांव के सदस्य किसी न किसी गरीब टोली में जाकर, अशिक्षितों की टोली में जाकर के उनकी महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। सहदेव मिसिर का संबंध फुलिया से है, ऐसा ही अनैतिक संबंध, तो ठाकुर हरगौरी सिंह का ऐसा ही संबंध अपनी सगी मौसेरी बहन के साथ है। छोटे बड़े सभी इसी में अलिप्त हैं। जब मठ ही इस प्रकार की काम कुंठा से ग्रसित है तो गांव के आम सदस्यों का क्या होगा। किसी भी आंचलिक उपन्यास में वहां के लोक संगीत, वहां की लोक परंपराओं की झलक मिलती है। मैला आंचल की बात करें तो संगीतात्मकता, रागमयता कूट कूट कर भरी हुई है। अलग अलग मौके पर अलग अलग संगीत की चर्चा है। सावन भादों में कजली और लावनी, तो खेती के कटने या फसल के कटने पर चैती है। फागुन के महीने में जो गीड़ा है तो किसी के मर जाने पर समदाउन या समक्षाउन गीत है। गाड़ीवानों के द्वारा भौजिया गीत है, तो कृषि कार्य शुरू होने पर विदापत नृत्य है। ऐसे ही शादी विवाह में सारंगा सदाब्रिज का गीत है। आप समझ सकते हैं कि आंचलिक जीवन में संगीत का कितना महत्व होता है। मानो आंचलिक जीवन और संगीत का चोली दामन का संबंध होता है। दोस्तों, आंचलिक उपन्यासों की भाषा आंचलिकता से ही युक्त होती है। यह माना गया कि खड़ी बोली हिंदी में आंचलिक क्षेत्र की बोलियों के शब्दों को मिलाकर जो भाषा तैयार होती है उसी से आंचलिक उपन्यासों की भाषा गढ़ी जाती है। आप देखेंगे तो मैला आंचल में खड़ी बोली हिंदी के साथ, चूंकि पूर्णिया मिथिलांचल है इसलिए मैथिली के शब्द और साथ में कुछ पात्रों के द्वारा भोजपुरी के शब्दों को मिलाकर एक ऐसी भाषा तैयार की गई है जो शहर जाने वाले ग्रामीण पात्र अक्सर अदालतों में, कोर्ट कचहरी में, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग करते हैं। तो भाषा भी इसकी आंचलिक है। दोस्तों, ये आंचलिक विशेषताएं रही हैं। इन सभी विशेषताओं को यह उपन्यास अपने में समेटा हुआ है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है मैला आंचल की राजनीति, बालदेव और बावनदास के माध्यम से। उपन्यासकार ने कहीं ना कहीं यह अग्रिम संकेत दिया था कि आजादी के बाद की राजनीति किस कदर मुखौटाधर्मी और भ्रष्ट होती जाएगी। ऐसे कांग्रेसियों की इसमें चर्चा की गई है जो कभी नेपाली लड़कियों की तस्करी करते थे, जो राशनिंग वगैरह में बेईमानी करते थे, जो सीमेंट और उस समय नमक की तस्करी किया करते थे। ऐसे भ्रष्ट कांग्रेसी आजादी के बाद सक्रिय राजनीति में आ गए हैं, जनप्रतिनिधि बनकर बैठे हैं। दुलार चंद कापरा जैसे पात्रों के माध्यम से उपन्यासकार रेणु जी ने ऐसे कई संकेत दिए। समझा जा सकता है कि आज भी राजनीति के नुमाइंदे या जनप्रतिनिधि कैसे हैं, जो कहीं जेल में बंद हैं, जिन्होंने परिवार के परिवार जला डाले, जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी हैं, आज वही जनप्रतिनिधि बने बैठे हैं। और वास्तव में जो कर्मनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और गांधी के आदर्शों को वाकई समझने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को आज राजनीति में कोई पूछता नहीं, व्यवस्था के द्वारा उपेक्षित हैं। बावनदास गांधी जी की तरह ही व्यक्तिगत शहादत देने वाला चरित्र है। यह बेशक शरीर से उपेक्षित है किंतु इसका मनोबल बहुत उच्च है। जिस प्रकार गांधी जी अडिग थे अपने इरादों के साथ, करो या मरो नारी के साथ, उसी प्रकार बावनदास है। वह सीमेंट की गाड़ियों की तस्करी नहीं होने देना चाहता। सीमेंट की बोरियों से लदी गाड़ियां पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जा रही हैं, वह गांधी की तरह ही व्यक्तिगत शहादत देता है, सत्याग्रह करता है, गाड़ियों के आगे लेट जाता है और गाड़ियां उसके ऊपर चढ़ाकर पार कर दी जाती हैं। यानी आज गांधी के आदर्शों की हत्या हुई है। उपन्यास ने संकेत दिया कि गांधी के आदर्श आजाद भारत में वाकई उपेक्षित होंगे, उन आदर्शों की हत्या कर दी जाएगी। यह बावनदास कहता है कि भारत माता जार जार होकर रो रही है और देखता है कि कांग्रेस में ही जब ऐसी भ्रष्ट दशा है, कांग्रेसी कामकुंठा से ग्रसित हैं, कांग्रेसी कहीं ना कहीं किसी भ्रष्ट आचरण के शिकार हैं, आपसी कलह के शिकार हैं, तो वह कहता है भारत माता और जार जार होकर रो रही है, यानी भारत माता बिलख रही है। समझा जा सकता है कि जो कभी अंग्रेजों के पिट्ठू थे, स्वदेशी आंदोलन में भारतीयों को ही बंधवाकर अंग्रेजों के हाथ पिटवाते थे, जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, ऐसे राष्ट्रीय जनता के प्रति जिन लोगों ने एक प्रकार से द्रोह किया और अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति दर्शाई, ऐसे ही लोग आजाद भारत में नेता बन बैठे। आज की राजनीति में भी देखा जाए तो ऐसे ही हमारे जनप्रतिनिधि बन बैठे हैं। उपन्यास की राजनीति बेशक आंचलिक है, प्रांतीय है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति को कहीं ना कहीं उद्घाटित करती है और यह भी कहा जा सकता है कि आज के लिए भी प्रासंगिक है। कितनी बात समझ में आई? तो इसका जो अगला भाग देखेंगे उसमें उपन्यास की कला, शिल्प वगैरह पर और चर्चा की जाएगी।
किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा। दोस्तों, हिंदी साहित्य के गद्य खंड में नाटकों से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। दोस्तों, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। दोस्तों, हिंदी साहित्य के गद्य खंड में नाटकों से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों में आप तो देखेंगे नाटकों की मूल संवेदना पर प्रश्न आता है, फिर देखिएगा कि नाटकों की अभिनयता अथवा रंगमंचीयता पर प्रश्न आता है, और उससे भी महत्वपूर्ण एक मुद्दा बनता है नाट्य कला या नाट्य तत्व के आधार पर अमुक नाटक की चर्चा। जैसे फर्ज कीजिए आईएएस का सिलेबस यदि आप देख रहे हैं, किस्मत बदलदी वेखी मैं आषाढ़ का एक दिन और स्कंदगुप्त, इन तीन नाटकों को आईएएस में पढ़ना है। पीसीएस की बात करें तो अंधेर नगरी, आधे अधूरे और चंद्रगुप्त। इन 6 नाटकों को पढ़ लेने से आईएएस की परीक्षा हो या पीसीएस की परीक्षा हो, आप नाट्य लेखन या नाट्य तत्व या फिर मूल संवेदना जिसके भी प्रश्न हो, वहां कहीं भी आपको असहजता महसूस नहीं होगी। दोस्तों, नाट्य कला या नाट्य तत्व को समझने के लिए कुछ मोटा मोटी बातों को जान लेना आवश्यक है। नाटक लिखे जाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें ही नाट्य तत्व कहते हैं, और उन्हें ही नाट्य शिल्प कहते हैं। यानी जिन तत्वों को ध्यान में रखकर नाटक लिखा जाता है उन्हें ही शिल्प या बनावट या नाट्य प्रविधि कहते हैं, या उन्हें ही नाट्य कला भी कहते हैं। दोस्तों, नाटक के तत्वों को ध्यान में रखकर लिखा जाने वाला नाटक, जाहिर सी बात है कि नाटककार की नाट्य दृष्टि का अंग होता है। एक नाटककार समझता है कि नाटक में किन तत्वों की, किन मूल्यों की आवश्यकता है, जिन तत्वों के आधार पर नाटक लिखा जाए जो नाटक को परिपूर्ण करें। तो समझिए, किसी भी नाटक को लिखने के लिए या नाटक में जो तत्व होंगे वो क्या क्या तत्व हो सकते हैं। भाई, नाटक की एक कथा होगी जिसे कथानक कहते हैं हम लोग। कथा के बिना नाटक आप कैसे लिखेंगे? कोई ना कोई कथा होगी। फिर नाटक का कोई ना कोई नायक होगा। जाहिर सी बात है कि बिना संवाद के आप नाटक नहीं लिख सकते। नाटक लिखने के लिए अंक और दृश्यों की भी आवश्यकता पड़ती है। यह भी ध्यान में रखा जाता है कि नाटक किस उद्देश्य से लिखा गया है। इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी कि नाटक की भाषा किस प्रकार की है। यदि इन तत्वों पर विचार करेंगे तो इन्हीं तत्वों से नाटक लिखे जाते हैं, इसलिए इन्हें नाट्य तत्व कहते हैं। इनको ध्यान में रखकर लिखा जाए नाटक तो कहते हैं कि उसकी नाट्य कला या उसका नाट्य शिल्प सशक्त है। नाटकों की कई शैलियाँ होती हैं, जैसे संस्कृत नाट्य शैली, पारसी नाट्य शैली, जिसे लोक नाट्य शैली कहते हैं हम लोग देसी परंपराओं में, लोक नाट्य शैली, और पाश्चात्य यानी पश्चिम के नाटकों की शैली। सभी नाटकों के अपने कुछ तत्व होते हैं और कुछ अलग थलग भी होते हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये हिंदी के नाटक हैं, तो हिंदी नाटकों पर सबसे ज़्यादा यदि प्रभाव पड़ा होगा तो संस्कृत नाटकों का पड़ा होगा। किन नाटकों का पड़ा होगा? तो संस्कृत नाट्य तत्वों का प्रभाव लेकर हिंदी के नाटक विकसित हुए। हालांकि आप विचार करेंगे तो भारतेंदु जी हों, चाहे मोहन राकेश हों, चाहे जयशंकर प्रसाद हों, इनके नाटकों में अन्य नाट्य शैलियों के भी तत्व दृष्टिगोचर हुए। तो आइए बात करते हैं कि नाट्य शैली में या नाट्य के तत्वों में या संस्कृत नाटक के तत्वों में कौन से तत्व हैं और उन तत्वों का हिंदी के नाटकों में कैसे प्रयोग किया गया। तो मुद्दा है नाट्य कला या नाट्य तत्व के आधार पर भारत दुर्दशा की चर्चा करें, आषाढ़ का एक दिन की चर्चा करें, नाट्य शिल्प या नाट्य कला या नाट्य तत्वों के आधार पर स्कंदगुप्त की चर्चा करें, अंधेर नगरी, आधे अधूरे और चंद्रगुप्त नाटक की चर्चा करें। दोस्तों, नाट्य शास्त्र के जन्मदाता आचार्य भरत मुनि थे। कौन थे? तो उन्हीं से बातों की शुरुआत करते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाटकों के 3 तत्व बताए। उन्होंने नाट्य तत्वों में 3 तत्वों की विशेष तौर पर चर्चा की, क्योंकि नाट्य शास्त्र के जन्मदाता, रस सिद्धांत के जन्मदाता आचार्य भरत मुनि थे। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखते हुए
नाटक के 3 तत्व बताए। कितने तत्व बताए? 3 तत्व। क्या क्या? वस्तु, नेता और रस। दोस्तों, वस्तु का पूरा नाम यदि देखा जाए तो कथा वस्तु है। इस कथा वस्तु को ही कथानक या कथा के नाम से जानते हैं। जाहिर सी बात है कि कथा की भी कई श्रेणियां होती हैं। यानी भरत मुनि ने कहा कि किसी भी नाटक को लिखने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। वस्तु यानी कथा या कथा वस्तु, नेता, नेता नायक को कहते हैं, और रस, रस यानी अनुभूति, नाटक का उद्देश्य, नाटक का भाव। जाहिर सी बात है कि वस्तु ही कथा वस्तु है, यही कथा है। तो दोस्तों, कथा के भी कई भेद किए गए। यह माना गया कि विस्तार के आधार पर किसी भी नाटक की कथा 2 भागों में बटी होती है, आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा। आधिकारिक कथा कहते हैं मुख्य कथा को। आधिकारिक कथा का क्या अर्थ होता है? मुख्य कथा। इसको ऐसे समझिए, किसी भी नाटक का जो नायक होता है वही उद्देश्य या फल प्राप्ति का अधिकारी होता है। इसलिए नाटक की वह कथा जो नायक से जुड़ी होती है उसे आधिकारिक कथा कहते हैं। और जो प्रासंगिक कथा होती है दोस्तों, वो गौण कथा होती है, सेकेंडरी। यानी नायक से हटकर भी नाटक में मुख्य कथा से हटकर कोई और प्रसंगवश या गौण कथा या किसी अन्य चरित्र की अलग से समानांतर कथा चल रही हो तो उसे ही प्रासंगिक कथा या गौण कथा कहते हैं। दोस्तों, प्रासंगिक कथा भी 2 प्रकार की होती है, एक पताका और एक प्रकरी। जो पताका है उसका अर्थ होता है, पताका क्या? ध्वज पताका, जो लहराए, दूर तक चले, वह प्रासंगिक कथा या वह गौण कथा जो दूर तक चले, थोड़ी लंबी हो। लेकिन प्रकरी जो प्रकरण बस आए, कम समय तक चले, और पताका अधिक समय तक चले। तो ध्यान देते रहिए, समझते रहिए कि आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को जन्म दिया। आचार्य भरत मुनि ने पहली बार नाटकों का मंचन या अभिनय किया या कराया अमृत मंथन नाम से। आचार्य भरत मुनि ने कहा नाटक नट धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अभिनय। आचार्य भरत मुनि ने नाटकों को पंचम वेद की उपमा दी। तो आचार्य भरत मुनि से नाट्यशास्त्र जुड़ा हुआ है। उन्होंने नाट्यशास्त्र को जन्म दिया, अभिनय के तत्व भी बताए और यह भी बताया कि नाटक के क्या क्या तत्व हो सकते हैं। उन तत्वों में 3 तत्वों की उन्होंने चर्चा की, वस्तु, नेता, रस। वस्तु यानी कथा या कथानक या कथा वस्तु। और फिर कथा के 2 भाग किए गए, 2 भेद बताए गए, आधिकारिक कथा, प्रासंगिक कथा। दोस्तों, कोई भी कथा एक तो विस्तार के आधार पर 2 भागों में बटी होती है। कथा स्वरूप या कथा अपनी प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटी जाती है। क्या क्या? जरा उन पर विचार कीजिए कि कोई भी कथा प्रकृति या स्वरूप के आधार पर 3 भागों में बांटी जाती है। उसके 3 भेद किए गए। प्रकृति का अर्थ है कि कथा किस प्रकार की है। क्या वह कोई प्रसिद्ध कथा है? क्या वह कोई ऐतिहासिक कथा है? क्या वह कोई काल्पनिक कथा है? क्या वह मिश्रित कथा है? तो प्रकृति के आधार पर कथा के 3 भेद किए गए। क्या क्या? प्रख्यात कथा, उत्पाद्य कथा और मिश्रित कथा। जाहिर सी बात है, देखिए, प्रख्यात का अर्थ ही होता है जो ख्याति प्राप्त हो, प्रसिद्ध हो। यानी नाटक की वह कथा जो पहले से इतिहास और पुराणों में चर्चित हो। तो जो कथा ऐतिहासिक हो, पौराणिक रूप से प्रसिद्ध हो, तो ऐसी कथा को प्रख्यात कथा कहते हैं। मान लीजिए राजा हरिश्चंद्र पर कोई नाटक लिखा जाए, फर्ज कीजिए कि नहुस जैसा कोई नाटक लिखा जाए, राम को ध्यान में रख करके, कृष्ण को ध्यान में रख करके लिखा जाए। धर्मवीर भारती ने अंधा युग नामक गीति नाट्य लिखा। तो ऐसे कई नाटक रहे हैं जिनकी कथाएं जो रही हैं इतिहास और पुराणों में प्रसिद्ध रही हैं। जयशंकर प्रसाद जितने भी नाटक लिखते थे वो ऐतिहासिक नाटक थे, हालांकि उन्होंने कल्पनाओं का भी मिश्रण किया था, इसलिए उनके जो नाटक हैं उनमें कथाएं मिश्रित हैं। उत्पाद्य का अर्थ होता है जिसका कल्पना से उत्पादन हो। तो कल्पना से जो उत्पन्न हो, इसका अर्थ है कि जो कथा काल्पनिक हो। जो कथा कैसी हो दोस्तों? काल्पनिक हो, तो उसे क्या कहेंगे? उत्पाद्य, जो उत्पन्न किया जाए, नाम से स्पष्ट है। और मिश्रित का अर्थ होता है कि जो प्रख्यात भी हो और साथ में उत्पाद्य भी हो, अर्थात ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं में कल्पना का मिश्रण हो। तो मान लीजिए कोई ऐतिहासिक पौराणिक कथा हो प्लस कल्पनाओं का सहारा लिया गया हो। इसलिए जयशंकर प्रसाद के नाटक अगर आप देखेंगे तो उनकी जो कथा है, उन नाटकों की जो कथा है वो मिश्रित शैली की है। ऐतिहासिक नाटक हैं लेकिन कल्पनाओं का भी उनमें सहारा लिया गया है। तो वस्तु यानी कथा के भेद देखे आपने। दोस्तों, किसी भी नाटक में जो कथा होती है उसकी कुछ कार्य अवस्थाएं होती हैं और उन कार्य अवस्थाओं के 5 भेद किए गए। कार्य अवस्था का अर्थ नाटक की जो कथा चल रही होती है, नाटक की जो कथा वस्तु है या नाटक का जो कथानक है वह किस प्रकार से चल रही है, अंतराल उसमें किस प्रकार के आ रहे हैं, कैसे मोड़ हैं, कहाँ नायक अपने कार्यों की शुरुआत करता है, कहाँ पर नायक सोचता है कि कुछ करे, कहाँ पर वह निराश दिखाई पड़ता है, कहाँ उसे लगता है कि अब मैं अपने उद्देश्य को लेकर के सफल हो जाऊंगा और कहाँ लगता है कि वाकई उसे उद्देश्य या फल की प्राप्ति हो गई। तो नाटक में जो कथानक है दोस्तों,
कथानक की कार्य अवस्थाएं विभाजित होती हैं। नाट्य कार्य अवस्थाएं 5 भागों में विभाजित होती हैं। पहली कार्य अवस्था है प्रारंभ, दूसरी कार्य अवस्था है प्रयत्न, तीसरी कार्य अवस्था है प्राप्त्याशा, चौथी कार्य अवस्था है नियताप्ति, नियत माने निश्चित हो जाना, और पांचवी कार्य अवस्था है फलागम। नायक जब किसी बात के लिए या अपने उद्देश्य के लिए सोचना शुरू करता है, किसी कार्य को करने के लिए जहां वह सोचना शुरू करे, उसे प्रारंभ कहते हैं। अपने उस सोचे गए कार्य को लेकर के जब प्रयास शुरू करता है तो उसे प्रयत्न कहते हैं। उसकी कार्य दशा में जब वह कार्य करने लग जाए और ऐसे में कहीं उसे आशा भी महसूस हो और निराशा भी, आशा और निराशा दोनों के बीच की दशा प्राप्त्याशा, प्राप्ति जोड़ आशा। नियताप्ति जहां उसे लग जाए कि अब उसकी जीत तय है, अब वह अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल होने वाला है, तो उसे नियताप्ति कहते हैं। और जहां उसका उद्देश्य पूरा हो जाए, जहां उसकी सोची गई बात, जहां उसका सोचा गया कार्य पूरी तरह परिणाम दे दे, फल दे दे, तो उसे फलागम, फल का आगमन, फल प्राप्त होना फलागम कहते हैं। तो कथा या कथा वस्तु के भेद और कार्य अवस्थाओं को आप जान पाए। ऐसे ही कार्य अवस्थाओं में लगभग 5 अभिसंधियां भी होती हैं, बीज, बिंदु, प्रकात, पताका, प्रकरी, अभिसंधि। तो ये भी अगर आप जाने तो उचित है, अदरवाइज इन्हीं से काम चल जाता है। जब आप लिखते हैं नाट्य कला के आधार पर इस नाटक के तत्वों की चर्चा करें, भारत दुर्दशा की चर्चा करें, या साढ़ का एक दिन की चर्चा करें, या फिर मान लीजिए कि स्कंदगुप्त या जयशंकर प्रसाद के किसी नाटक की चर्चा करें। दोस्तों, नेता कहते हैं नायक को। नेता किसे कहते हैं? नायक को। आइए जरा नायकों के बारे में भी जान। संस्कृत नाटकों में नायकों के 4 भेद बताए गए। यह माना गया कि नायक 4 प्रकार के होते हैं: धीरोदात्त नायक, धीर ललित नायक, धीर प्रशांत नायक और धीरोद्धत नायक। नेता को ही नायक कहते हैं। और नायकों के 4 भेद किए गए। क्या क्या? धीरोदात्त, उदात्त का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ हो। धीर ललित नायक, धीर प्रशांत नायक, और चौथा धीरोद्धत नायक, उद्धत। ये 4 प्रकार के नायक हैं। धीरोदात्त नायक वह है जो उच्च कुल में उत्पन्न हो, वीरोत्तम हो, नैतिक हो, मर्यादित हो, अपार धैर्यवान हो, यानी धीर गंभीर हो, धैर्यवान, उसे धीरोदात्त नायक कहा गया। जैसे राम। धीर ललित नायक उच्च कुल में उत्पन्न है, वीर भी है, नैतिक भी है, किंतु ललित का एक अर्थ होता है कला, जो इन सभी मूल्यों के साथ, सभी गुणों के साथ कला में भी निपुण हो। जैसे आपने सुना होगा कृष्ण। दोस्तों, धीर प्रशांत, प्रशांत का अर्थ शमन करना, विषय वासनाओं को मारकर नैतिकता की राह पर चलना, विवाह वगैरह नहीं करना। तो धीर प्रशांत नायकों में आप परशुराम को रख सकते हैं, भीष्म पितामह को रख सकते हैं। ऐसे नायक जो ऋषि कुल में या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो और वीर हो, नैतिक हो, धैर्यवान हो। उद्धत का अर्थ उदंड, अभिमानी और कुछ हद तक अमर्यादित, यानी वह नायक जो वीर हो, उच्च कुल में उत्पन्न भी हो, किंतु उद्धत हो, अभिमानी हो, उदंड हो। तो नायकों के ये 4 भेद किए गए और यह माना गया कि नाटकों के नायक इनमें से किसी एक प्रकार का होना चाहिए। अगर वह धीरोदात्त है तो यह बहुत ही अच्छी बात है। नाट्य तत्व के लिए माना जाता है कि नाटक का नायक धीरोदात्त मूल्यों से युक्त हो। दोस्तों, हमने कथानक के भेद वगैरह को देखा नाट्य तत्व में, पहली बात। फिर नेता यानी नायक को देखा। आचार्य धनंजय, जिन्हें 10 रूपककार, रूपक नाटकों को ही कहते हैं, आचार्य धनंजय ने भी नाट्य तत्वों के रूप में कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा नाट्य तत्वों में संवाद भी होना चाहिए, अभिनय भी होना चाहिए। तो आइए नाट्य तत्वों में संवाद को देखा जाए कि इनका कौन कौन सा मतलब होता है, क्या इनके भेद होते हैं। तो देखिए, ये नायक के भेद हैं। दोस्तों, यदि बात करें संवाद का, तो संवाद के भी 4 भेद किए गए नाट्य तत्वों के रूप में। संवाद को कथोपकथन कहा गया। कथोपकथन का अर्थ है कथन, उसके पश्चात उपकथन। संवाद शब्द ही बनता है वाद, विवाद और तब संवाद। इन दोनों को मिला दें वाद विवाद को तो संवाद होता है। इसे ही कथन के पश्चात उपकथन, कथोपकथन। संवाद के भी 4 भेद किए गए। यह माना गया कि संवाद नाटकों की आत्मा होती है। नाटक और उपन्यास में यही अंतर है कि दोनों में कथानक है, दोनों में बृहद कथा है, किंतु नाटकों में संवाद आवश्यक है। हर बात संवाद में ही कही जाती है, यानी एक पात्र ने कुछ कहा, दूसरे पात्र ने कुछ उत्तर दिया, तो पात्रों के संवाद के माध्यम से ही पूरी कथा चले नाटक में या कथानक चले। इसलिए संवाद को नाटकों की आत्मा कहा गया। क्या कहा गया? आत्मा। संवाद के 4 भेद किए गए। पहला भेद श्रव्य या श्राव्य संवाद के रूप में, दूसरा नियत श्रव्य या नियत श्राव्य, तीसरा जिसे एकालाप या स्वगत कथन या स्वगतालाप कहते हैं, और चौथा आकाश भाषित। समझिए इन चारों का क्या मतलब होता है। जो श्रव्य या श्राव्य संवाद है वह सबके द्वारा सुना जाता है, यानी ऐसे संवाद जिन्हें सभी पात्र सुन सकें, सब लोग सुन सकें, सबके द्वारा सुना जाए।
नियत का अर्थ होता है निश्चित, जो किसी के कान में बुदबुदाया जाए, किसी को कहा जाए, किसी के कान में। एकालाप या स्वगत कथन या स्वगतालाप या अंतालाप, इसे ही अंतः आलाप, अंतालाप भी कहते हैं। ये अश्राव्य प्रकार के संवाद हैं जिन्हें कोई नहीं सुनता। इसमें पात्र या चरित्र अपने से ही बात करता है, अपने भीतर ही बोलता है। मन में बुदबुदाना, मन में कहना, उसे ही एकालाप, अपने से बात करना और कोई ना हो, अपने से कहना, स्वगत कथन, इसे ही स्वगतालाप या अंतालाप। और आकाश भाषित का अर्थ होता है आकाशवाणी। जैसे यदि आपको महाभारत की कथा याद हो तो कंस अपनी छोटी बहन देवकी और बहन के पति बहनोई वसुदेव के विवाहोपरांत रथ का सारथी है। और जैसे वह रथ पर आरूढ़ होता है तो आकाशवाणी होती है कि ठर जा मूर्ख कंस, तू आज जिसका सारथी है उसी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। तो आकाश से जो संवाद उत्पन्न हो या आकाश भाषित जो वाक्य हो, आकाशवाणी हो, उसे ही आकाश भाषित संवाद कहते हैं। दोस्तों, नाट्य तत्वों में रस की बात करते हैं तो रस का अर्थ उद्देश्य या अनुभूति से है। जैसे कि रस को हम लोग जानते हैं कि रस कुछ और नहीं, आनंद या अनुभूति है। तो नाटक में जिन भावों की स्थापना है, जैसे भारतेंदु के नाटक देखेंगे तो उनमें नवजागरण परक चेतना की स्थापना है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को देखेंगे तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण या सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद की स्थापना है। ऐसे ही मोहन राकेश के नाटकों में देखेंगे तो आधुनिक भावबोध की स्थापना है, आधुनिक जीवन विडंबनाओं की चर्चा है, व्यक्तिवादी अवधारणा अस्तित्ववादी दर्शनों की चर्चा है, संघर्ष या द्वंद्व की चर्चा है। तो नाटकों का जो केंद्रीय भाव है, नाटकों का जो उद्देश्य है, या यूं कहें कि नाटकों को जिन उद्देश्य या प्रभाव के लिए लिखा गया वही नाटकों का रस है, वही अनुभूति या आनंद है। हालांकि आचार्य शुक्ल ने कहा था कि रस आनंद नहीं अनुभूति का विषय है, लेकिन और आचार्यों ने यह माना कि रस ही आनंद है। किसी काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने, साहित्य को पढ़ने, किसी घटना को देखने से जिस प्रकार का भाव मन में उत्पन्न होता है, जो अनुभूति उत्पन्न होती है, उसे ही रस कहते हैं। दोस्तों, नाट्य तत्वों में यदि बात करें तो दो और तत्व, एक तो पश्चिमी नाटकों की बात करें तो पश्चिमी नाटकों में दुखांत प्रवृत्ति देखी जाती है, ट्रेजेडी, जबकि जो संस्कृत नाटकों की परंपरा है वो सुखांत शैली की होती है, कॉमेडी विद हैप्पी एंडिंग। तो ये रहे नाट्य तत्व। इन्हीं के आधार पर आपको सभी नाटकों का परीक्षण करना पड़ेगा। जैसे भारत दुर्दशा की बात करें, भारतेंदु जी का नाटक, तो उसमें कथानक किस प्रकार का है, कथा की श्रेणी कौन सी है, क्या कथा काल्पनिक है उसकी, या कथा ऐतिहासिक पौराणिक है या मिश्रित है, उसका नायक कैसा है, आरंभ में मूर्छित होता है और अंत तक मूर्छित दिखाई पड़ता है। जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का नायक देखें तो आरंभ में उदासीन है किंतु अंततः वह राष्ट्र की वेदी के लिए अपने आप को समर्पित करता, अपना उत्सर्ग करता है। जैसे मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन को देखें तो उसका नाटक कालिदास, यदि कालिदास को देखें तो कालिदास भी भगोड़ा टाइप का नायक है, पलायनवादी है, दायित्वों से भागने वाला है, आत्मकेंद्रित है, आत्ममोहाविष्ट है, अपने में सिमटा हुआ है। यूं कहें कि वह भावना को भी ठीक से नहीं समझ पाता और कर्तव्य को भी नहीं समझ पाता। वह जीवन भर पलायन को ही प्रश्रय देता है, इसलिए पलायनवादी है। क्या उसे धीरोदात्त नायक माना जाए? क्या वह धीर है, गंभीर है? वह कहता भी है कि संभवतः मैं वह व्यक्ति हूं जिसे मैं खुद भी नहीं जानता। वह कहता है कि एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कर्तव्य से भिन्न था। मैं सोचता रहा कि एक दिन परिस्थितियों पर काबू पालूंगा, किंतु परिस्थितियों के हाथों ही बनता और चालित होता रहा। तो इन्हीं तत्वों के आधार पर आपको सभी नाटकों की परीक्षा करनी पड़ेगी, उन नाट्य तत्वों की चर्चा करनी पड़ेगी कि भारतेंदु के नाटकों में कैसे तत्व हैं, जयशंकर प्रसाद के नाट्य तत्व कैसे हैं, मोहन राकेश के नाटकों में कैसे तत्व हैं, संवाद छोटे हैं, बड़े हैं, उबाऊ हैं, इनमें से किस शैली के संवाद हैं, नायक कैसा है, कार्यावस्थाएं कथानक की क्या हैं, पांचों की पांचों, प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्यासा, नियताप्ति, फलागम है या नहीं है। तो इन मुद्दों के साथ ही नाट्य तत्व की चर्चा संभव है। तो देखते जाइए एक एक नाटक के विषय में। नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं अपने YouTube वाले मित्रों को एक संदेश देना चाहता हूं, या यूं कहें कि उन्हें एक बात बताना चाहता हूं। उनका एक प्रश्न होता है कि जो आप पूरी तरह क्लास रिकॉर्ड करते हैं, YouTube की जो क्लास है वो भी बहुत फायदेमंद है या नया भी पढ़ना, लेकिन जो मोबिसाला ऐप पर क्लास देना या फिर उस पर क्लास देखेंगे तो कई पर तुलनात्मक चर्चा, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या जितने भी मुद्दे बन सकते हैं, कि मैं नहीं चाहता आपको सारी चीज़ देना, बिल्कुल देना चाहता हूं। मैंने बहुत पहले ही आपसे वादा किया था कि जो दूर दराज बैठे हुए हैं या जिन्हें किसी प्रकार से कोई दिक्कत है, उन सभी दोस्तों के लिए मैं चाहता हूं ये क्लास रिकॉर्ड हो। लेकिन भाई, एक मोबाइल के डाटा से आप कितनी क्लास अपलोड कर सकते हैं? 10-15 मिनट का वीडियो अपलोड करने में भी 2-3-4 घंटे का वक्त लगता है। इसलिए अपनी इसकी सीमाएं हैं, उन्हें आप समझें। दोनों फायदेमंद है। यूट्यूब की जो क्लास है 10 वीडियोज़ हैं और उसमें कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो रिपीटेड भी हैं, यानी किसी एक टॉपिक को 5 मिनट में बताया तो उसी टॉपिक को 1 घंटे में फिर पढ़ाया। लेकिन जब आप मोबिसाला ऐप की क्लास देखेंगे तो उसमें एक ही टॉपिक पर भी क्लासेस, टॉपिक उसमें जुड़े हुए हैं, छूटते हैं। वो यूट्यूब वाले मित्र भी मायूस ना हो, उन्हें किसी निबंध को, हिंदी साहित्य का जो चौथा खंड है, गद्य लेखन या गद्य साहित्य है या कथा साहित्य है, गद्य खंड है, उसमें निबंध। दोस्तों, निबंध में भी शुक्ल जी का निबंध, शुक्ल जी के निबंधों का संकलन हम और आप चिंतामणि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चिंतामणि। चिंतामणि का वास्तविक नाम विचार वीथी रहा है। वीथी कहते हैं गली को, विचारों की गलियां। जाहिर सी बात है कि शुक्ल जी के जो निबंध हैं वो वैचारिक हैं। इन्होंने वैचारिक निबंध लिखे। विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? मन से। इसलिए शुक्ल जी के निबंधों को मनोविकारवादी निबंध भी कहते हैं। तो शुक्ल जी मनोविकारवादी निबंधकार कहलाए या वैचारिक निबंधकार कहलाए। इनके निबंधों का जो संकलन है
वो चिंतामणि के नाम से जाना गया, किंतु आरंभ में इसे विचार वीथी नाम दिया गया था। 1930 में यह विचार वीथी प्रकाशित हुआ। कई निबंधों का इसमें संकलन है। आगे चलकर इसे ही 1939 में चिंतामणि के नाम से प्रकाशित किया गया। चिंतामणि कुल 3 भाग में प्रकाशित है। भाग 1 जो शुक्ल जी के जीवन काल में ही प्रकाशित हुआ था, भाग 2 1948 में शुक्ल जी की मृत्यु के पश्चात भाग 2, और भाग 3 1970 में प्रकाशित हुआ था। तो चिंतामणि 3 भागों में प्रकाशित है। भाग 1 1939, भाग 2 1948, भाग 3 1970। इसका आरंभिक नाम विचार वीथी, विचारों का संकलन, भावों का संकलन, मनोभावों का संकलन, इसलिए शुक्ल जी वैचारिक निबंधकार कहलाए, मनोविकारवादी निबंधकार कहलाए। मनोविकार, मन के विकार भाव। दोस्तों, क्यों शुक्ल जी को वैचारिक निबंधकार कहा गया होगा? शुक्ल जी ने माना कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। समझिएगा एक एक बात को भाई, यानी साहित्य प्रतिबिंब है, साहित्य समाज का दर्पण है, ये तो हम लोग सुने हैं। प्रतिबिंब का अर्थ भी वही है। बिंब यदि शरीर है तो आईने में उसकी जो परछाई बनती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा समाज होगा वैसा साहित्य होगा। लेकिन चित्तवृत्ति का, चित्त कहते हैं मन को, चित्त का अर्थ क्या है? मन। तो जाहिर सी बात है चित्तवृत्ति को ही मनोभाव कहेंगे। दोस्तों, इन्हीं मनोभावों को समझाने के लिए कि प्रेम क्या है, चिंता क्या है, श्रद्धा क्या है, लज्जा क्या है, स्वार्थ क्या है, लोभ क्या है, दया क्या है, करुणा क्या है, लोक मंगल क्या है, मन के भावों को समझाने के लिए ही शुक्ल जी ने चिंतामणि के निबंधों को लिखा। यानी 2 बात। पहली बात कि शुक्ल जी ने माना साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यानी जो मन में भाव हैं उन्हीं भावों का संकलन साहित्य है। तो उन्हीं मनोभावों को व्यक्त करने के लिए, मनोभावों पर चर्चा करने के लिए शुक्ल जी ने किस निबंध को लिखा? चिंतामणि निबंध को लिखा। दोस्तों, शुक्ल जी मानते थे कि मन के 2 हिस्से, बुद्धि और हृदय। आप रामायणी कविता भी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे मनु मन के परिचायक हैं, पीड़ा बुद्धि का और श्रद्धा जो हैं वो भावना के परिचायक हैं। यानी मन के 2 हिस्से, मन का एक हिस्सा हृदय है अर्थात भावुकता, और दूसरा हिस्सा मस्तिष्क है अर्थात बौद्धिकता। शुक्ल जी भी मानते थे कि मन के 2 हिस्से, इन दोनों हिस्सों के बीच शुक्ल जी भी सामंजस्य की बात करते थे। इसलिए चिंतामणि की भूमिका में उन्होंने लिखा कि इस पुस्तक में, चिंतामणि पुस्तक की भूमिका में देखिए क्या लिखा, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश या प्रांत हैं। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा यानी मेरी जो वैचारिकता है, मेरे जो मनोभाव हैं, उसके कुछ प्रदेश या प्रांत हैं जिनके सैर के लिए या जिनके भ्रमण के लिए बुद्धि निकलती है किंतु हृदय को साथ लेकर, और दोनों अपने लिए रास्ता बनाते जाते हैं। समझिए, बुद्धि जहां कहीं किसी मार्मिक प्रसंग पे रमती है वहां हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता जाता है। यानी शुक्ल जी सिर्फ बौद्धिकता को महत्व नहीं देते और ना ही सिर्फ भावुकता को। इसलिए शुक्ल जी ने कहा था कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। चित्तवृत्ति यानी मनोभाव, मन के भाव ही चित्तवृत्ति, और मन के 2 हिस्से बुद्धि और हृदय। इसलिए चिंतामणि की भूमिका में क्या लिखा कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश या प्रांत हैं जिनमें विचरण के लिए, जिनमें देशाटन या भ्रमण के लिए बुद्धि निकलती है किंतु अपने साथ हृदय को लेकर। जहां कहीं किसी मार्मिक प्रसंग में आकर बुद्धि रमती है वहां हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता जाता है। यानी बुद्धि बिना हृदय के नहीं निकलती और हृदय बिना बुद्धि के आगे नहीं बढ़ सकता। शुक्ल जी इसलिए मनोभावों या मनोविकारों को निबंध का विषय मानते हैं। इसलिए इनके निबंधों को वैचारिक निबंध कहते हैं, मनोविकारवादी निबंध कहते हैं। दोस्तों, चिंतामणि शीर्षक में या यूं कहें कि शुक्ल जी के निबंधों में कविता क्या है शीर्षक निबंध सबसे महत्वपूर्ण है। आईएएस की परीक्षा में, टीसीएस की परीक्षा में, नेट जेआरएफ की परीक्षा में, टीजीटी वगैरह की परीक्षा में इसका कई जगह व्यापक योगदान है और यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यह माना गया कि कविता क्या है शीर्षक निबंध एक प्रकार से आधुनिक काव्य शास्त्र है। यानी कविता के तत्वों की जो जानकारी दे, कविता के अंगों या काव्यांगों की जो व्यापक जानकारी दे, या कविता के अंगों के अध्ययन को ही काव्य शास्त्र कहते हैं। अर्थात यह जो निबंध है वह कविता कैसी हो, कविता का उद्देश्य क्या हो, कविता का क्षेत्र क्या हो, कविता का भाव क्या हो, कविता में रस छंद कैसे हों, इन सभी तत्वों की जानकारी देने वाला निबंध है। इसीलिए यह माना गया कि एक प्रकार से यह कविता का आधुनिक काव्य शास्त्र है। क्या है? आधुनिक काव्य शास्त्र। दोस्तों, किसी भी कविता के 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष और कला पक्ष। शुक्ल जी का यह निबंध मानता है कि कविता तभी संपूर्ण होगी, कविता तभी सार्थक होगी जब वह भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों रूपों में संतुलित हो या दोनों का सामंजस्य हो। शुक्ल जी मानते थे कि कविता का जो उद्देश्य है वह लोक मंगल है। कविता का उद्देश्य क्या है? लोक मंगल। किंतु कवि को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं लोक मंगल की स्थापना में कला मूल्यों की हत्या न हो जाए, और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कला मूल्य की प्रतिष्ठा में लोक मंगल की उपेक्षा न हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। शुक्ल जी ने माना कि कविता का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, जैसे
आप देखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत वगैरह के भाव हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाव हैं, या मैथिली शरण गुप्त की कविता ही है कि न केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए। जैसे प्रेमचंद भी कहते थे साहित्यकार का काम सिर्फ मन बहलाना या मनोरंजन करना नहीं। शुक्ल जी भी मानते थे कि कविता सिर्फ मनोरंजन की वस्तु नहीं है, कविता का काम चाटुकारिता करना नहीं है, कविता किसी राजा महाराजा की प्रशंसा या प्रशस्ति में लिखी जाए, कविता का यह भाव भी नहीं होना चाहिए। कविता का भाव लोक मंगल, जन कल्याण, समाज कल्याण होना चाहिए। किंतु लोक मंगल की स्थापना के उद्देश्य में कहीं ऐसा न हो कि कला मूल्यों की हत्या हो जाए, और कहीं कला मूल्यों की प्रतिष्ठा के क्रम में ऐसा न हो कि लोक मंगल की उपेक्षा हो जाए। अर्थात एक तरफ लोक मंगल की स्थापना भी हो कविता में, तो दूसरी तरफ कला मूल्यों की प्रतिष्ठा भी हो। भाव को दोस्तों प्रस्तुत विधान कहते हैं। क्या कहते हैं? और कला मूल्यों को अप्रस्तुत विधान। शुक्ल जी दोनों के हिमायती थे। मानते थे शुक्ल जी कि कविता वह है, कविता वही श्रेष्ठ है जो संतुलित है, यानी उसमें प्रस्तुत विधान और अप्रस्तुत विधान दोनों का सामंजस्य है, उसमें भाव भी हो, उसमें कला भी हो, उसमें लोक मंगल की स्थापना भी हो, जन कल्याण का भाव भी हो, साथ ही कविता में कला मूल्यों की प्रतिष्ठा भी हो। जाहिर सी बात है, इसी उद्देश्य से इन्होंने इस निबंध को लिखा कि कविता क्या है। डॉक्टर बच्चन सिंह जैसे आलोचकों ने लिखा कि इस निबंध में शुक्ल जी ने कविता की परिभाषा नहीं दी, इसलिए यह निबंध अपने आप में पूर्ण नहीं है। किस आलोचक ने माना ऐसा कि भाई शुक्ल जी ने इस निबंध में कविता की परिभाषा नहीं दी? अब जरा समझिए कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह जो आरोप लगाया वह पूरी तरह से निराधार था। कैसे? क्योंकि अगर शुक्ल जी ने परिभाषा पर ध्यान नहीं दिया होता तो डॉक्टर बच्चन सिंह आरोप लगाते कहते हैं कि इस निबंध में शुक्ल जी ने ना तो कविता की परिभाषा दी और ना ही कविता के स्वरूप की चर्चा की, इन दोनों की चर्चा नहीं की। अब जरा गौर कीजिए, शुक्ल जी ने लिखा इस निबंध के आरंभ में ही कि हम अपने भावों और विचारों को कभी किसी से लड़ाते तो कभी किसी से मिलाते आगे बढ़ते रहते हैं। हम अपने भावों और विचारों को कभी किसी से लड़ाते यानी प्रतिवाद करते, तो कभी किसी से मिलाते यानी सहमत होते, किसी से अपने भाव विचारों की सहमति तो किसी से अपनी असहमति जताते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने आप को एक पृथक सत्ता मानते हैं तथा समाज को अलग मानते हैं। शुक्ल जी कहते हैं जहां ये प्रक्रिया घटित होती है उसे ही जगत कहते हैं, और जहां स्वयं को पृथक मान लेते हैं, समाज को अलग, वही संकीर्णता जन्म लेती है। ध्यान से सुनिएगा, हम अपने भावों और विचारों को कभी किसी से लड़ाते तो कभी किसी से मिलाते आगे बढ़ते हैं, और ऐसे में स्वयं को पृथक, समाज को अलग समझ लेते हैं। जैसे ही हम अपने आप को पृथक मान लेते हैं, समाज से अपने आप को काट लेते हैं, यहीं से संकीर्णता का जन्म होता है। कविता का काम इस संकीर्णता को खत्म करना है। अर्थात कविता मनुष्य को स्वार्थ भूमि से ऊपर उठाकर मनुष्यता की सामान्य भूमि में ले जाती है, जहां सभी पृथकता, सभी पार्थक्य खत्म हो जाए, यानी व्यक्ति और समाज का जहां भेद खत्म हो जाए, कविता का काम वही है। कविता मनुष्य की पृथकता को खत्म करती है, कविता मनुष्य को स्वार्थ भूमि से ऊपर उठाकर उसे मनुष्यता की सामान्य भूमि पर ले जाती है। इसलिए शुक्ल जी एक और बात कहते हैं कि कविता मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाती है। कविता मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाती है। बातों को समझिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। लोग कहते हैं ये निबंध बहुत जटिल है, आइए देखते हैं क्या वाकई जटिल है। दोस्तों, शुक्ल जी लिखते हैं कि ये पृथकता क्यों है? जहां स्वयं को हम व्यक्ति सत्ता मान लेते हैं और समाज को अपने से अलग मान लेते हैं, वहीं यह पृथकता जन्म लेती है, और इसी पृथकता के कारण मनुष्य स्वार्थ से जुड़ा होता है। उसका हृदय मुक्त नहीं हो पाता, वह बंधनों से ग्रसित रहता है, वह निजता से भरा होता है, वह स्वार्थों से युक्त होता है। तो फिर शुक्ल जी कहते हैं कि भाई हृदय की मुक्त दशा ही, शब्दों को पकड़िएगा, हृदय की मुक्त दशा ही रस दशा है तथा आत्मा की मुक्त दशा ही ज्ञान दशा है। क्या कमाल की बात है! हृदय जब पृथकता को खत्म कर दे, व्यक्ति अपने स्वार्थ को मार दे, तो इसे ही हृदय का मुक्त हो जाना कहते हैं। हृदय की मुक्त दशा ही रस दशा है, और आत्मा की मुक्त दशा, आत्मा मुक्त यानी स्वार्थ से, मोह बंधन से, माया से यदि आत्मा मुक्त हो जाए तो परमात्मा से मिल जाए। तो आत्मा की मुक्त दशा ही ज्ञान दशा है। भाई कबीर आदि संतों ने भी माना कि ज्ञान के आते ही माया खत्म हो जाती है और आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, जीव ब्रह्म से मिल जाता है। शुक्ल जी कहते हैं कि हृदय की मुक्त दशा रस दशा है। मुक्त दशा का अर्थ जहाँ सारी पृथकता खत्म हो जाए, व्यक्ति का स्वार्थ खत्म हो जाए, मनुष्य मनुष्यता की उच्च भूमि में पहुंच जाए। इसलिए कविता मनुष्य को स्वार्थ भूमि से ऊपर उठाकर मनुष्यता की सामान्य या उच्च भूमि में पहुंचाती है। तो हृदय की मुक्त दशा रस दशा है, आत्मा की मुक्त दशा ज्ञान दशा है। जब वाणी, ध्यान से सुनिए, जब वाणी हृदय की इसी मुक्तावस्था को व्यक्त करने के लिए शब्दों का विधान गढ़े तो उसे कविता कहते हैं। कमाल हो गया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने तो कहा था कि भाई आचार्य शुक्ल ने इस निबंध में ना तो कविता के स्वरूप की चर्चा की, ना ही कविता की परिभाषा दी। शुक्ल जी ने तो यहाँ कविता का स्वरूप भी बताया और कविता की परिभाषा भी दी। और तब पूरी बात सुनिए, हम शुरू से ही अपने भावों विचारों को किसी से मिलाते, किसी से लड़ाते आगे बढ़ते हैं।
यह पूरी प्रक्रिया जहाँ घटित होती है उसे जगत कहते हैं, और इस प्रक्रिया में हम स्वयं को पृथक सत्ता मानते हैं और समाज को अलग मानते हैं। यहीं से संकीर्णता जन्म लेती है, यानी व्यक्ति स्वयं को अलग मान ले तो स्वार्थ जन्म लेता है। शुक्ल जी कहते हैं कि संकीर्णता को खत्म करना ही हृदय की मुक्त दशा या मुक्तावस्था है। हृदय की मुक्तावस्था ही रस दशा है, आत्मा की मुक्तावस्था ही ज्ञान दशा है। जब वाणी हृदय की इसी मुक्तावस्था को, यानी मनुष्य की मनुष्यता को स्वार्थ भूमि से ऊपर ले जाकर जो कविता उसे मनुष्यता के भाव से जोड़ती है, तो वाणी जब हृदय की इसी उच्च दशा को, हृदय की इसी मुक्त दशा को व्यक्त करने के लिए शब्दों का विधान करे। कविता क्या है? शब्दों और पदों का संकलन है। तो वाणी जब इसी हृदय की मुक्त दशा को व्यक्त करने के लिए शब्दों का विधान करे तो उसे कविता कहते हैं। दोस्तों, शुक्ल जी मानते थे कि हृदय की मुक्त दशा ही रस दशा है, अर्थात कहीं ना कहीं शुक्ल जी साहित्य में रस को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसीलिए एक निबंधकार के रूप में तो उन्हें वैचारिक या मनोविकारवादी निबंधकार कहा गया, किंतु एक आलोचक के रूप में उन्हें रसवादी आलोचक कहा गया। जिस प्रकार मन के भावों को उनकी व्याख्या करने के लिए या मन के भावों की चर्चा के लिए उन्होंने चिंतामणि जैसे निबंध का संकलन किया, उसी प्रकार रस को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए शुक्ल जी ने रस मीमांसा नामक ग्रंथ को लिखा। और तब शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्य में जो रस है वह आनंद का विषय नहीं है, रस तो अनुभूति का विषय है। आनंद तो रसिक और लंपटों का विषय है, किंतु साहित्य का वास्तविक काम अनुभूति उत्पन्न करना है। और यही माना गया कि शुक्ल जी एक तरफ रस की लोकवादी अवधारणा की बात करते हैं और दूसरी तरफ लोकमंगल साधना की बात करते हैं। शुक्ल जी ने कहा कि साहित्य की जो अनुभूतियां हैं वह जगत से जुड़ी होनी चाहिए, इसलिए कहा कि हम भावों और विचारों को जहां लड़ाते और मिलाते हैं वह प्रक्रिया जहां घटित होती है उसे जगत कहते हैं। शुक्ल जी मानते थे कि साहित्य जगत से परे नहीं हो सकता, इसलिए जगत के भीतर ही साहित्य रमता है और तब साहित्य में जो रस है वह लोकवादी होना चाहिए। तो एक तरफ उनकी आलोचना दृष्टि रस की लोकवादी अवधारणा से जुड़ी है, दूसरी तरफ उनकी जो दृष्टि है वह लोकमंगल साधना से जुड़ी है। लोकमंगल कुछ और नहीं, समाज का कल्याण है। लोकमंगल कुछ और नहीं, तुलसी की साधना है। जिस साधना में समाज के लिए सतत करुणा का प्रसार हो, समाज के दुख दर्द को समझने की कोशिश हो, वही लोकमंगल है। दोस्तों, कविता क्या है शीर्षक निबंध में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि भी मुखर होती है, उनकी इतिहास दृष्टि भी मुखर होती है, उनकी जो साहित्यिक दृष्टि भी मुखर है और उनकी निबंधकार वाली यानी निबंध दृष्टि भी कहीं ना कहीं गतिशील है। इसलिए इस निबंध में कविता की परिभाषा भी करते हैं, रस की भी कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं कविता कैसी हो उसके तत्वों की भी चर्चा, यानी एक काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी इस निबंध को लिखा। इसलिए एक साहित्यकार, एक इतिहासकार, एक आलोचक, एक निबंधकार और एक काव्यशास्त्री, इन सब की मिलीजुली दृष्टि का ही नाम कविता क्या निबंध है। यहां तक बात समझ में आई? दोस्तों, शुक्ल जी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि साहित्य या कविता का क्षेत्र क्या है। तो कहते हैं शुक्ल जी की कविता न केवल नर क्षेत्र के भीतर होती है बल्कि मनुष्येतर बाह्य जगत में भी कविता व्याप्त होती है और संपूर्ण चराचर जगत में भी कविता प्रसारित होती है। ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। कहा शुक्ल जी ने कि कविता का जो क्षेत्र प्रसार है या कविता की जो मार्मिकता है या कविता का जो प्रभाव क्षेत्र है वह कहाँ कहाँ तक है। तब शुक्ल जी समझाते हैं कि कविता न केवल नर क्षेत्र के भीतर व्याप्त है, नर क्षेत्र यानी मनुष्य, कविता हमारे आपके भीतर भी व्याप्त है, भाई मनोभावों का ही उद्घाटन कविता है, बल्कि मनुष्येतर, इतर कहते हैं हटकर, मनुष्य से हटकर बाह्य जगत में भी कविता प्रसारित है और कविता संपूर्ण चराचर जगत में भी व्याप्त है। कमाल हो गया। शुक्ल जी ने माना कि कविता सिर्फ आंतरिक ही नहीं है, बाह्य भी है, लेकिन वह आंतरिक कैसी? मनुष्य के भीतर से ही तो उत्पन्न है। समझिए, बहुत से कवियों ने लिखा, घनानंद वगैरह कहते हैं, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरो कवित बनावत, यानी कविता मनुष्य को भी बनाती है और मनुष्य के भीतर से बनती भी है। इसलिए शुक्ल जी ने लिखा कि कविता नर क्षेत्र के भीतर भी है, मनुष्येतर बाह्य जगत, मनुष्य से हटकर जीव जगत में भी व्याप्त है और चराचर जगत, चर अचर जड़ और चेतन जगत की सभी सत्ताओं में व्याप्त है। आंखों के सामने जो भी जागतिक सत्य सत्ता है या जो भी जगत की सत्ता है उसी का उद्घाटन कविता करती है, किंतु इस जगत से परे नहीं जाती। इसलिए शुक्ल जी कविता को रहस्य से काट कर देखते थे, मानते थे कि कविता का काम जगत से परे पारलौकिक जगत, अलौकिक जगत की रहस्यात्मक सत्ता का उद्घाटन करना नहीं है, बल्कि इसी जगत के जड़, चेतन, मनुष्य, जीव, उन सब के दुख दर्द, पीड़ा, सुख, दुख, सभी अनुभूतियों का उद्घाटन करना है। इसलिए शुक्ल जी रस की लोकवादी अवधारणा से जुड़े हुए थे। उनका मानना था कि कविता में लोकमंगल की स्थापना आवश्यक है, किंतु वह लोकमंगल जाहिर सी बात है लोक से जुड़ा शब्द है, इसलिए जगत से जुड़ा हो, ना कि जगत से परे किसी पारलौकिक जगत की चर्चा करे। जो लोग पारलौकिक जगत की चर्चा कर रहे थे उन्हें रहस्यवादी कवि कहा गया और इसलिए शुक्ल जी रहस्यवादियों के ऊपर अपनी भ्रिकुटी तान के रखे थे। सिद्धोनाथों के रहस्य के कारण उन्हें साहित्य से बहिष्कृत कर दिया। कबीर में रहस्यवाद को देखा और लिख दिया कि कबीर का रहस्यवाद रूखा है। कबीर की कविता उपदेश तो देती है किंतु भावोन्मेष नहीं लाती। और फिर छायावादियों में रहस्यवाद को देखा और लिख दिया कि छायावादी कविता पलायनवादी है, विषय वस्तु की दृष्टि से रहस्यात्मक है और शैली की दृष्टि से लाक्षणिक है। यानी शुक्ल जी मानते थे कि कविता का प्रसार कहाँ कहाँ है, कविता इसी जगत से जुड़ी है, जीवन से जुड़ी है, मनुष्य से जुड़ी है, मनुष्य से हटकर अन्य जीवों से जुड़ी हुई है, जड़ से भी जुड़ी है, चेतन से भी जुड़ी है, किंतु इस जगत के बाहर कविता नहीं है।
और तब लिखते हैं शुक्ल जी कि जैसे सभ्यता का आरंभ हुआ, सभ्यता के आरंभ के साथ ही कविता मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि कविता की आवश्यकता पशु को नहीं पड़ती, हालांकि पशु पर कविता लिखी जाती है, शुक्ल जी इस बात को मानते थे, किंतु कविता की आवश्यकता पशु को नहीं पड़ती बल्कि मनुष्य को पड़ती है, क्योंकि यह कविता मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमि में ले जाती है, उसे स्वार्थ भूमि से ऊपर उठाकर जन सामान्य की भाव भूमि से जोड़ती है। दोस्तों, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो थोड़ा और आगे बढ़ लें। शुक्ल जी कहते हैं कि कविता अपने आप में एक भाव योग है। समझिए भावों को कितना महत्व देते थे शुक्ल जी। भावों की चर्चा में ही चिंतामणि के निबंध लिखते हैं, मनोभावों को ही महत्व देने के कारण मनोविकारवादी निबंधकार कहलाए। यदि देखें तो शुक्ल जी मानते थे कि कविता अपने आप में भाव योग है। कविता क्या है दोस्तों? भाव योग है। जिस प्रकार साधना में भक्ति योग है, ज्ञान योग और कर्म योग है, उसी प्रकार कविता भी एक भाव योग है। भाई साधना का काम क्या है? जीव को ब्रह्म से जोड़ना। तो कविता का काम क्या है? मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना। कहते हैं शुक्ल जी जिस प्रकार साधना में भक्ति योग या ज्ञान योग है जो उपासक को उपास्य से जोड़ता है, उसी प्रकार कविता में कविता एक भाव योग है। योग यानी जोड़ना, समझिएगा। शुक्ल जी ने कहा कि जिस प्रकार हम उपासना में जो वस्तु हमारे निकट नहीं होती, हम कल्पना के द्वारा उसे अपने निकट लाकर अपने समीप पाते हैं, यही प्रक्रिया उपासना कहलाती है। भाई ईश्वर हमारे निकट नहीं होता, तो उपासना करते समय हम उसकी एक मूर्ति की कल्पना कर लेते हैं और उससे अपना सामीप्य महसूस करते हैं। तो जिस प्रकार साधना के क्षेत्र में जो वस्तु हमारे पास नहीं होती अर्थात ईश्वर, हम कल्पना के द्वारा उसकी एक मूर्ति गढ़ लेते हैं और उसे अपने निकट पाते हैं, यही प्रक्रिया उपासना कहलाती है। उसी प्रकार कविता में कवि कल्पना के द्वारा नई नई सर्जनाओं को जन्म देता है। तो शुक्ल जी ने साधना की उपासना या उपासना को कविता में भावना से जोड़ने की कोशिश की। इसी भावना को उन्होंने भाव योग कहा कि जिस प्रकार एक साधक अपनी उपासना के द्वारा ईश्वर की मूर्ति की कल्पना करके उसे अपने निकट महसूस करता है, उसी प्रकार कवि अपने भाव योग के द्वारा, भावना के द्वारा नई नई सर्जनाओं को जन्म देकर पूरे जगत को अपने निकट महसूस करता है। इसीलिए कविता एक भाव योग है, मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ने वाला योग है। जिस प्रकार उपासना का भक्ति योग या ज्ञान योग जीव और ब्रह्म को जोड़ता है, कविता का भाव योग मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ता है। शुक्ल जी ने माना कि कविता में भावना अत्यंत आवश्यक है। कविता में भावना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भावना, इस निबंध में कविता क्या है शीर्षक निबंध में उन्होंने भावना के दो भेदों की चर्चा की। कहा कि एक भावना कवि की होती है और एक भावना पाठक की होती है। कवि जिस भावना को जन्म देता है उसे विधायक भावना कहते हैं। विधेय से बना है जन्म देना, भाई विधि शब्द सुने होंगे, विधायी का जहाँ कानून का जन्म हो। तो कवि के द्वारा जिन भावनाओं को गढ़ा जाता है या जन्म दिया जाता है उसे विधायक भावना कहते हैं, और पाठक अपनी जिन भावनाओं से कवि के भावों को समझता है उसे ही ग्राहक भावना कहते हैं। ग्राहक ग्रहण से बना है, ग्रहण करने की भावना। शुक्ल जी इसी भावना के आधार पर साधारणीकरण का सिद्धांत भी देते हैं और कहते हैं कि साधारणीकरण कुछ और नहीं, पाठकों की अनुभूति का ही साधारणीकरण होता है। पाठकों की अनुभूति का ही क्या होता है दोस्तों? साधारणीकरण। यानी पाठक की अनुभूति ग्रहण करने वाली जो उसकी भावना है, सभी पाठकों में वह लय हो जाए, सामान्य हो जाए, सभी पाठक को वही भाव समझ में आए जिसका संपादन या निष्पादन रचनाकार ने किया है। तो समझिए कि यहाँ भाव का साधारणीकरण हुआ, विचार का साधारणीकरण हुआ, सभी पाठकों ने उस भाव को समझा, यही है पाठकों की अनुभूति का साधारणीकरण। शुक्ल जी कवि की अनुभूति का साधारणीकरण नहीं मानते थे, पाठकों की अनुभूति का साधारणीकरण। दोस्तों, यह माना गया कि शुक्ल जी के इस निबंध कविता क्या है में एक तो कविता की परिभाषा दी गई, कविता के उद्देश्य की चर्चा की गई कि किस प्रकार वाणी जब हृदय की मुक्तावस्था को व्यक्त करने के लिए शब्दों का विधान करे वही कविता है। किस प्रकार कविता सिर्फ वही नहीं है जिसमें लोक मंगल की स्थापना हो, बल्कि यह भी ध्यान रखा जाए कि कला मूल्यों की भी हत्या न हो। किस प्रकार शुक्ल जी ने इसमें बताया कि कविता न केवल नर क्षेत्र के भीतर है बल्कि मनुष्येतर बाह्य जगत में भी व्याप्त है और संपूर्ण चराचर जगत में भी व्याप्त है। किस प्रकार शुक्ल जी ने बताया कि भाई कविता का काम मनुष्य की संकीर्णता को खत्म करके मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमि में ले जाना है, उसे स्वार्थ की भूमि से ऊपर उठाकर जन सामान्य या मानव की सामान्य भूमि से जोड़ना है। इन भावों की तो चर्चा शुक्ल जी ने की। यह भी बताया कि जैसे जैसे सभ्यता का प्रसार बढ़ता जाएगा मनुष्य और समाज के बीच दूरी बढ़ती जाएगी। आज देखिए हम विज्ञान से जुड़ गए, टेलीफोन से जुड़ गए, मोबाइल से जुड़ गए, इंटरनेट से जुड़ गए। अब दिन रात पहले आदमी एक अंगूठा छाप होता था, अब हम दोनों अंगूठा छाप हो गए, मोबाइल में लगे हुए हैं, समाज से कटते जा रहे हैं, पृथक होते जा रहे हैं, संकीर्ण होते जा रहे हैं, आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड। शुक्ल जी कहते हैं कि जैसे जैसे सभ्यता का प्रसार बढ़ता जाएगा मनुष्य और समाज के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। कवि का काम इसी व्यक्ति और समाज की दूरी का उद्घाटन करना होगा, इसी प्रच्छन्नता को खत्म करना उसका काम होगा। यानी मनुष्य से मनुष्य की जो दूरी बढ़ती जाएगी उसे खत्म करने का काम यदि कोई करेगा तो कविता करेगी। यानी आज के विज्ञान युग में भी कविता प्रासंगिक है। शुक्ल जी इसी ओर इशारा कर रहे थे। दोस्तों, इस निबंध में शुक्ल जी ने यह भी बताने की कोशिश की कि कविता में जो तत्व हैं उन तत्वों का प्रयोग कैसा हो, और इसलिए शुक्ल जी ने कहा कि कविता का काम अर्थ उत्पन्न करना नहीं है बल्कि बिंब उत्पन्न करना है। देखिएगा एक एक बात, व्याख्या के लिए भी हम मुद्दे जुड़ेंगे, सिर्फ इन पंक्तियों को पकड़े रहिएगा, बातें समझ में आएंगी। शुक्ल जी लिखते हैं कि कविता अर्थ को जन्म नहीं देती, बिंब को जन्म देती है। यानी उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ कविता वही है जो अर्थ की जगह बिंब उत्पन्न करे। जाहिर सी बात है कि बिंब कहते किसे हैं? बिंब इंद्रियों का माध्यम होता है। बिंब का काम याद रखिए दोस्तों,
जिस प्रकार इंद्रियों की संख्या 5 है, कविता में भी बिंब 5 रूपों में उद्घाटित होकर किसी भाव को मूर्त बना देता है। यानी कविता अपने भावों से यदि मूर्त हो जाए तो वह पाठक के लिए सहज आस्वाद्य हो जाती है। जीभ से हम चखते हैं, कान से हम सुनते हैं, त्वचा से छूते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, इसलिए बिंब 5 है। श्रव्य बिंब जिसे दृश्य बिंब कहते हैं, श्रवण बिंब, नाक से घ्राण बिंब, जीभ से स्वाद बिंब, स्पर्श बिंब। जब कवि अपनी कविता में अर्थ की जगह बिंबों को उद्घाटित करे तो समझिए कि कविता प्राणवान हो जाती है, उसका अर्थ कहीं से भी जटिल नहीं रह जाता। इसलिए कविता सहज आस्वाद्य होनी चाहिए, शुक्ल जी ने माना। और उसमें यह सहज आस्वादन यानी कविता को सहज रूप में तभी समझा जा सकता है जब अर्थ की जगह कविता क्या उत्पन्न करे, बिंब। दोस्तों, शुक्ल जी ने माना कि कविता में अलंकार जरूरी है, क्योंकि अलंकार से कविता में शोभा आती है। अलंकार ऐसे भी शोभाकारी धर्म है, किंतु अलंकार को कभी भी साध्य नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अलंकार तो साधन है भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए। इसलिए रीतिकालीन कवियों ने अलंकारों का काव्यशास्त्रीय प्रयोग किया, जबरदस्ती अलंकारों को कविता में ठूंसने की कोशिश की, और तब शुक्ल जी उन पर बरस पड़ते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कह देते हैं और कहते हैं बिहारी की कविता से उन्हें संतोष नहीं मिल सकता जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं। बिहारी की कविता उन्हीं पारखियों को समझ में आएगी जो हाथी दांत के छोटे टुकड़े पर महीन बेलबूटे देखकर घंटों वाह वाह किया करते हैं। समझिए, क्योंकि अलंकारों का प्रयोग रीतिकाल के कवियों ने जमकर किया था, बेमतलब किया था, इसलिए शुक्ल जी उन पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। और तब उन्होंने कहा कि अलंकार कविता में साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, साधन है। सूरदास भी जहां कहीं अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग करते हैं, शुक्ल जी उनके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। और तब उन्होंने लिखा कि अंग शोभा और वेशभूषा चित्रण के क्रम में मानो सूरदास जी पर उपमा देने की झक सवार हो, वे उपमा पर उपमा और उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कसते चले जाते हैं। सब अलंकारों के भेद हैं। अर्थात माना आचार्य शुक्ल ने कि अलंकार से कविता में सौंदर्य आना स्वाभाविक है, लेकिन जब अलंकार सौंदर्य को स्वाभाविक रूप में न बढ़ाकर जबरदस्ती अलंकारों का गठन किया जाए तो इससे कविता बेमतलब या निष्प्राण होने लगती है। दोस्तों, शुक्ल जी ने माना कि कविता में चमत्कार भी जरूरी है। खूब ध्यान से सुनिएगा भाई, चमत्कार अलंकार का ही एक रूप है, ऐसा समझिए। अलंकारों में ही वक्रोक्ति एक अलंकार है, आपने नाम सुना होगा। वक्र कथन या वचन वक्रता के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। शुक्ल जी ने कहा कि कविता में चमत्कार होना चाहिए, और कवि यदि चमत्कार को उत्पन्न करता है या जन्म देता है तो यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि जो चमत्कार है वह भाव प्रेरित हो। चमत्कार कैसा होना चाहिए दोस्तों? भावों से प्रेरित हो, ना कि बुद्धि प्रेरित हो। इसलिए शुक्ल जी रीतिकालीन कवियों के चमत्कारों को खारिज कर देते हैं। लेकिन भक्तिकालीन कवियों ने यदि कहीं ऐसे चमत्कारों को जन्म दिया, वक्र कथन का सहारा लिया, वक्रोक्ति का सहारा लिया, वचन वक्रता का सहारा लिया चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, तो उनकी प्रशंसा करते हैं। और इसीलिए सूरदास जी पर आचार्य शुक्ल ने लिखा कि सूरदास जी की भाव प्रेरित वचन वक्रता ऐसी है मानो एक ही बात को न जाने कितने टेढ़े मेढ़े ढंग से कहने की उनकी शैली थी। और तब कहते हैं सूरदास जी में जितनी सहृदयता है, भावुकता है, उसी अनुपात में वचन वक्रता और वाग विदग्धता, वाक पटुता, वाक चातुर्य, अपनी बात को न जाने कितने तरीके से कहने की शैली, घुमा फिराकर चतुराई पूर्ण अंदाज में बात कहने की शैली। तो शुक्ल जी ने कहा कि भाई कविता में चमत्कार चाहिए, लेकिन वह चमत्कार भावना से प्रेरित हो, भावुकता से प्रेरित हो, सहृदयता से युक्त हो, ना कि सिर्फ प्रदर्शन प्रिय हो। रीतिकाल के कवियों ने बुद्धि लगाकर चमत्कारों को सिर्फ प्रदर्शन से जोड़ा, इसलिए उनकी कविता दरबारों में सजावट की वस्तु बनकर रह जाती है। क्या बनकर रह जाती है? सजावट की वस्तु। ऐसे चमत्कारों को, ऐसे अलंकारों को आचार्य शुक्ल पसंद नहीं करते थे। दोस्तों, कविता क्या है निबंध में शुक्ल जी आगे बढ़ते और बताते कि भाई किसी भी कविता में छंदों की, यहां तक कि अप्रस्तुत विधानों की भी आवश्यकता है, लेकिन उनका प्रयोग कैसा हो। शुक्ल जी कहते हैं कि कविता में ध्वन्यात्मकता की आवश्यकता है, कविता में नाद सौंदर्य जरूरी है। दोस्तों, ध्वन्यात्मकता का अर्थ होता है कविता में उद्घाटित विषय की ध्वनियों को व्यक्त करना। जैसे रेलगाड़ी पर जब कोई कविता लिखे या गीत तो क्या लिखते हैं? छुक 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 आती रेल। जैसे चूड़ी पर कोई गीत या कविता हो तो चूड़ी बजी है कहीं दूर, छन छन छन, खन खन खन, पायली रुंझुन रुंझुन। तो किसी कविता में विषय या वस्तु से निकली ध्वनियों को उद्घाटित करना ही नाद सौंदर्य है, इसे ही ध्वन्यात्मकता कहते हैं। शुक्ल जी ने माना कि कविता में इसका प्रयोग हो। एक तो इससे कविता में संगीतात्मकता आती है, कविता को हम गुनगुना सकते हैं, और दूसरी बात कि इससे कविता दीर्घायु होती है, कविता का जीवन बढ़ता है, कविता चिरकाल तक बनी रहती है। कविता मधुर भी होती है, इससे उसका अर्थ भी सहज होता है, कविता सुनने में सुष्ठु मधुर भी होती है, और साथ ही कविता इससे दीर्घायु भी बनती है। दोस्तों, शुक्ल जी कविता में शब्दों के प्रयोग को लेकर बात करते कहते हैं कि कविता में शब्द कैसे हैं, और तब उन्होंने कहा कि कार्य व्यापार पर आधारित शब्द हों। किस पर? जो शब्द व्यक्तिवाचक न होकर क्रिया या कार्य व्यापारों को उद्घाटित करें। इनकी वजह से शब्द पाठक को सीधे छूते हैं और कविता सहज आस्वाद्य बनती है। जैसे शुक्ल जी ने उदाहरण देते लिखा कि भाई कृष्ण के प्रेमी रूप या माधुर्य रूप को उद्घाटित करने के लिए उन्हें मुरली मनोहर कहना, कृष्ण के असुर संहारक रूप को उद्घाटित करने के लिए उन्हें मधुसूदन कहना, और कृष्ण के रक्षक रूप को उद्घाटित करने के लिए उन्हें गिरिधर कहना।
ये कार्य व्यापार के शब्द हैं। इन शब्दों से कोई भी भाषा हम अपने संपूर्ण भावों को व्यक्त करती है। किसी कविता में यदि कार्य व्यापार की भाषा आ जाए या कार्य व्यापार के शब्द आ जाएं तो कविता अपने संपूर्ण भावों को पाठक तक संप्रेषित कर सकती है। दोस्त, शुक्ल जी कहते हैं कि कविता पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। क्यों? आजकल के कवि या मान लीजिए दरबारी कवि या रीतिकाल के परिवेश से जुड़े कवि या ये देखा जाए आज के भी जो कवि हैं वो राजनेताओं की चाटुकारिता करते रहते हैं। शुक्ल जी ने कहा कि कविता पर ऐसे अत्याचार न हो कि कविता किसी राजा या सामंत की चाटुकारिता करे, बल्कि कविता कैसी हो, उसमें लोक मंगल की स्थापना हो। कविता जन सामान्य के भावों को उद्घाटित करे, कविता समाज की संवेदनाओं को उद्घाटित करे। कविता का तब तक रूप सार्थक रहेगा चाहे सभ्यता कितनी भी बढ़ती जाए, सभ्यता का प्रसार चाहे जितना भी होता जाए, कवि का काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य और समाज की दूरी को खत्म करना, मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ना कवि का कर्म हमेशा बना रहेगा, अर्थात हर काल में कविता प्रासंगिक बनी रहेगी। गौर कीजिए तो इसमें 8-10 बातें हैं। पहली बात कि कविता की परिभाषा, दूसरी बात कविता का उद्देश्य, तीसरी बात देखेंगे कविता का प्रसार कहाँ कहाँ है, नर क्षेत्र के भीतर भी है, मनुष्य क्षेत्र बाह्य जगत में भी। चौथी बात यदि देखेंगे तो भाई कविता में सामंजस्य, भाव का भी कला का भी। पांचवी बात यदि देखेंगे तो कविता एक भाव योग है। छठी बात के रूप में देखेंगे तो कविता में अर्थ नहीं बिंब की आवश्यकता। सातवीं बात को यदि आप देखेंगे तो कविता में रस चाहिए, लेकिन वह रस किस प्रकार का, अनुभूति का विषय होना चाहिए। इसलिए उन्होंने शुक्ल जी ने रस मीमांसा को लिखा और तब हृदय की मुक्त अवस्था को ही रस दशा कहा। आठवीं बात पर जाएं तो शुक्ल जी अलंकारों को मानते थे कि कविता में उनका प्रयोग हो, लेकिन उन्हें साध्य नहीं साधन। नौवीं बात पर यदि आए तो शुक्ल जी यह मानते थे कि कविता में ध्वन्यात्मकता का प्रयोग हो, नाद सौंदर्य का प्रयोग हो। 10वीं बात पर यदि आए तो शुक्ल जी यह मानते थे कि भाई जो कविता में शब्द हों वह कार्य व्यापार या क्रिया व्यापार के शब्द हों। 11वीं बात कि शुक्ल जी कविता में चमत्कार के पक्षधर थे, लेकिन किस प्रकार के चमत्कार, बुद्धि प्रेरित ना होकर भाव प्रेरित। और 11वीं बात पर आए यदि तो कविता पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, कविता चाटुकारिता या प्रशस्ति मूलक दृष्टिकोण से ना जुड़कर लोक मंगल की स्थापना करे। 12वीं बात यदि करें तो कविता हर दौर में प्रासंगिक बनी रहेगी। तो यही है शुक्ल जी का निबंध कविता क्या है। आशा करता हूं कि बातें समझ में आई होंगी। अब मान लीजिए इसी को जब आप क्लास में देखेंगे तो एक छोटी छोटी बात पर कई चीजें जुड़ती जाती हैं, रीतिकाल से भक्ति काल से प्रेमचंद तक से जोड़ने की बात, इससे क्या पूरे डिटेल में आपको और बातें समझ में आती हैं। लेकिन यहाँ शॉर्ट में बताने के कारण अपने को थोड़ा समेटना पड़ता है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। फिर भी जहां कहीं दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।